हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप वन और आपके रिवीजन सीरीज में आखिरी टॉपिक जाते जाते पार्टनरशिप, जो कि आप एग्जाम में छोड़ के भी जाओगे। ज्यादा तो बच्चे इसको छोड़कर ही जा रहे होंगे, मुझे पता है, बट फिर भी मैं आया हूँ, मेरा काम है। ठीक है। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग आपके सिलेबस में पार्टनरशिप बेटा बचपन से लेके एंड तक पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट ने डाल रखी है। यानी बच्चों का इस चैप्टर से डरने का या इसको छोड़ने का या इसे इग्नोर करने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट की दिक्कत है। इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट की दिक्कत क्या है ना, इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं किस सब्जेक्ट में कितना कंटेंट, किस टॉपिक में कितना कंटेंट कहां पर डालना चाहिए। उनका बस एक ही मतलब, वो यूपी बोर्ड की तरह भर दो जहां जो भरना है। तो सिस्टमैटिक वे नहीं था उनका। और इंस्टीट्यूट के अनसिस्टमैटिक तरीके की वजह से बच्चा इसको झेल रहा है। और बच्चा जब झेलता है तो बच्चा कहता है भैया हम तो हार मान रहे हैं, हम इस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक। तो है क्या यहाँ पे दिक्कत? क्या दिक्कत ये है सर, इन्होंने स्टार्टिंग से लेके बचपन से लेके जितनी पार्टनरशिप हो सकती थी, अमेलगमेशन ऑफ फर्म तक या सेल टू कंपनी तक का सारा पार्टनरशिप आपके सिलेबस में डाल रखा है। ठीक है। इसी वजह से मेरा बच्चा इससे डरता है, इस चैप्टर को इग्नोर करता है। बट फिर भी मैं आपसे बोलूंगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये चैप्टर बेटा बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और आपको फ्री के नंबर देते हुए चलेगा, आपको फ्री के नंबर देते हुए चलेगा। और मेरा यकीन करिएगा, इस रिवीजन के बाद में आप पार्टनरशिप को जरा सा भी इग्नोर नहीं करोगे। ठीक है। सर मैंने कहा हाँ सर, क्वेश्चन कहां से कवर करेंगे आप? मैं आपके स्टडी मटेरियल को कवर करते हुए चलूंगा, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन उन्हें दे रखे हैं। कम से कम 45 से 46 क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में है पार्टनरशिप को लेके। तो वहीं से मैं कवर करते हुए चलूंगा, क्योंकि रिवीजन सीरीज है। तो स्टडी मटेरियल कवर करते हुए चलूंगा। ठीक है। नोट्स कहां से कवर होंगे सर? नोट्स आपके जो क्लास नोट्स थे, जो क्लास में मैंने आपको लिखा रखा था, वहीं से कवर करेंगे। सर ये पीडीएफ हमको कहां से मिलेगा? ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो अच्छी बात है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे के सारे नोट्स, इवन जितने भी रिवीजन अभी तक हम लोगों ने कर रखे हैं ग्रुप वन ग्रुप टू के अकाउंट्स के, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हर एक टॉपिक के वहां पर पूरा पूरा सोल्यूशन, क्वेश्चन मैट और कॉन्सेप्ट नोट सब कुछ वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है। यस सर, यस सर। तो हमारा जो चैप्टर शुरू होता है, कुछ फंडामेंटल ऑफ एक्ट की हम बात करते हैं। 1930 टू 1932 का एक्ट होता है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ये ऑलरेडी आप अपने पार्टनरशिप एक्ट में बिजनेस लॉस के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है। यस सर। तो मेरा काम मुनीमगिरी का है बेटा। मैं आया हूं आपको अकाउंटिंग सिखाने, मैं आपको मुनीमगिरी सिखा सकता हूं। और मुनीमगिरी के अंदर हम क्या कहते हैं कि अगर आपकी डीड साइलेंट है, अगर आपकी डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है, डीड साइलेंट होने का मतलब सर, या तो डीड है रिटर्न में बट उसमें कुछ लिखा नहीं है, मतलब उसमें कोई प्रोविजन है नहीं, या डीड है ही नहीं, मतलब किसी ओरल पार्टनरशिप आपकी चल रही है। तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा हमेशा पार्टनर का इक्वल होगा। जो सैलरी कमीशन इंटरेस्ट कैपिटल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डीड में कुछ लिखा नहीं है, डीड साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर पार्टनर को आपने लोन दे रखा है, सॉरी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, उसको जो ब्याज उसको मिलना है वो 6% का होगा। और अगर किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रखी है, वो गारंटी शैल बी मेंटेन बाय द पार्टनर हु हैज गिवन द गारंटी। अगर आपने गारंटी दे रखी है तो गारंटी को आपको मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। यानी कि नया पार्टनर आया, ए ने उससे कहा कि तुम्हारा भविष्य में कुछ भी हो, 1,000 रुपए से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। मान लो मेरे रेशियो के अकॉर्डिंग मुझे 1,000 नहीं मिल पा रहा है, तो जितना भी प्रॉफिट मुझे कम मिल रहा होगा उसकी भरपाई कौन करेगा सर? ए करेगा। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, अगर कोई एरर आपको मिलती है लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती रह गई थी, कोई एरर रह गई थी, वो एरर मुझे सही करनी है। तो अब इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, तो नेक्स्ट ईयर में एक ओपनिंग जर्नल एंट्री फाइल डालता हूं और एक एडजस्टमेंट एंट्री डालूंगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और उस गलती को मैं सही करते हुए चलूंगा। ये आपने पढ़ा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब प्रीलिमिनरी के अंदर, और यही चीज आप 12th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद आपका फंडामेंटल ऑफ एक्ट के अंदर क्या आता है, रिटर्न क्या नाम है, रेशियोज निकालने के लिए आता है, जहां पर आप न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो निकालते हैं। तो मैंने यही एग्जांपल आपको करा रखा था क्लास के अंदर। यानी ए और बी पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब पीएसआर निकालने की बात हो रही है, न्यू पीएसआर। तो 3:2 में ये बांटते थे। नया पार्टनर सी आया 1/4 के लिए। सी कह रहा है मैं 1/4 खाऊंगा, तो कैलकुलेट न्यू रेशियो आपने मुझे निकाल के दिया था 9:6:5। सर कैसे हम इसको निकालते थे? आपको पता है कैसे आप इसको यहाँ पे निकालते थे? जरा मुझे बताओ कैसे निकालते? सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, एक रोटी है, एक रोटी, उस एक रोटी में से देखो ध्यान से, उस एक रोटी में से
सी ने कहा मैं 1/4 खाऊंगा। जब सी बेटा 1/4 खा गया, इस एक रोटी में से सी 1/4 खा गया, तो बचा कितना रोटी का टुकड़ा? 3/4। ये 3/4 कौन खाएगा? ए और बी खाएंगे। कैसे खाएंगे सर? जैसे पहले खा रहे थे। पहले कैसे खा रहे थे? 3/5 और 2/5 के रेशियो में। तो नया रेशियो यहाँ पे निकलते हुए चलेगा। तो नया रेशियो क्या? 9/20, 6/20, और सी क्या खा रहा है? 1/4। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 20, एलसीएम आ गया, 9 6 5 आपका रेशियो आ गया। ठीक है, यस सर, ठीक है। फिर A:2 में ए और बी पार्टनर थे, 3:2 में खा रहे थे। सी नया पार्टनर आ गया, एडमिट फॉर 1/4 विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यानी जो 1/4 वो खा रहा है, वो 1/2 ए से लेता है, 1/2 बी से लेता है। मतलब 1/8 वो ए से लेगा, 1/8 वो बी से लेगा। तो ए के पास में कितना था? 3/5 था, 1/8 उसने दे दिया, तो इसके पास इतना बचेगा। बी के पास कितना? 2/5 था, 1/5 इसने दे दिया, तो इसके बाद इतना बचेगा। तो ए का ये बचा, बी का ये बचा, इसका तो 1/4 है। तो डिनोमिनेटर सेम किया, तो 19 11 10 आपका न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। डन 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 डन। फिर ए एंड बी पार्टनर थे, 3:2 में बांटते थे। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, ऑफ विच 4/24 ही एक्वायर फ्रॉम ए और 2/24 फ्रॉम बी। यानी 4/24 प्लस 2/24 जब वो लेता है बेटा 4 2 6/24, और 6/24 का मतलब क्या होता है? 1/4। तो 1/4 के लिए वो आया है, इसका मतलब। तो सी का तो 1/4 फिक्स हो गया सर। तो एक बात बताओ, 4/24 वो किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। तो ए के पास क्या बचेगा? 3/5 था, 4/24 चला गया, तो ए के पास बचा 52/120। बी के पास 2/24 2/5 था, 2/24 चला गया, तो इसके पास बचेगा 38/120। डिनोमिनेटर बेटा सेम करेंगे तो 120, और ये आ जाएगा आपका 52 38 30 का न्यू रेशियो। ठीक है, ए एंड बी पार्टनर थे, 3:2 के अंदर। सी एडमिट हुआ आपका यहाँ पर 1/10 ऑफ ए, यानी ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए। तो एक 1/10 ऑफ ए शेयर, ऑफ लिखा, ऑफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1/15 ऑफ बी शेयर। ठीक है, तो अब देखो ए के पास 3/5 था, 1/10 इसने लिया, तो सी ने कितना लिया? 3/50 लिया। बी के पास 2/5 था, 1/15 इसने लिया, तो कितना लिया? 2/75 सी ने लिया। तो ए के पास 3/5 था, 3/50 सी ने ले लिया, तो ए के पास क्या बचेगा? 27/50। बी के पास 2/5 था, 2/75 सी ने लिया, तो बी के पास क्या बचा? 28/75। सी ने 3/50 इससे लिया, 2/75 इससे लिया, तो टोटल कितना लिया? इतना लिया, तो सी का आ गया ये। तो डिनोमिनेटर सेम करोगे 150, और रेशियो आ जाएगा आपका 81 56 और 15। ठीक, डन 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 डन। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर। वेरी वेरी गुड। इसके बाद ए बी सी 3 पार्टनर थे, रेशियो था 5:3:2। डी एडमिट हुआ आपका 1/4 के लिए। It is decided that share of B will remain same after admission of D. Calculate the new ratio. मतलब कि जो नया आया है D, उसका 1/4 रेशियो है, इसके आने की वजह से B के रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब B का जब पहला जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, और D तो आया ही 1/4 के लिए, मतलब दो लोगों का बेटा फिक्स हो गया। D 1/4 खाएगा, ये फिक्स हो गया। B का जैसे पहले था, B का पहले क्या था? 5 3 8 10, 3/10 था। तो B और B का 3/10 और D का 1/4, ये तो बेटा फिक्स हो गया। तो इन दोनों का फिक्स हो गया। जब इनका फिक्स हो गया, तो एक रोटी में से इतना तो ये खाएंगे, तो उस रोटी के टुकड़े में से कितना बचेगा? उस रोटी के टुकड़े में से सर 9/20 बचेगा। इस 9/20 को कौन खाएगा? ए और सी खाएंगे। किस रेशियो में? जो रेशियो चल रहा था 5 और 2। ए और सी का रेशियो क्या हो गया? 5 और 2, यानी 5:2 में ए और सी खाएंगे इसको ऐसे। तो ए और सी का आएगा ये। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे 140, और न्यू रेशियो आएगा 45 42 18 और 35। ठीक ठीक, डन 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 डन। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? फिर ए बी सी पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सी रिटायर हो गया, तो कैलकुलेट करिए न्यू रेशियो। बेटा सी चला गया, तो न्यू रेशियो क्या बचेगा? 3:2 बचेगा, बात खत्म। इफ इन द अबव केस एग्जांपल सी रिटायर एंड हिज शेयर इज इक्वली एक्वायर्ड बाय ए एंड बी, तो उसका शेयर कितना? 3 2 5 और 1 6, 1/6। तो 1/6 उसका रेशियो था। इस 1/6 को अगर ये दोनों आपस में बांट लेंगे, 1/2 1/2, तो 1/12 1/12 बांट लेंगे, तो 1/12 ए को मिल जाएगा, 1/12 बी को मिल जाएगा, तो उनके शेयर में जोड़ देंगे, तो उनका न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? 7/12 5/12 7:5 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। यहां से मेरा कॉन्सेप्ट 2 स्टार्ट होता है, जिसका नाम था गुडविल, गुडविल एंड गुडविल, जो कि तुम 12th क्लास में पूरा का पूरा गलत पढ़ के आए हो। सर कैसी बात करते हैं सर? कोई 12th का टीचर देख लेगा तो केस कर देगा, अरे ऐसे कि तैसे। ठीक है, देखो तुम क्या पढ़ के आए थे। पहली बात, गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपके साथ एक फोटो मैंने बनाई थी। गुडविल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फोटो हमने आपसे बनाई थी। गुडविल का मतलब क्या था? देखो दो पार्टनर थे, ए और ए।
ए और बी, ये खीर पका रहे थे बेटा, खीर, ये खीर पका रहे थे, बस खीर पक ही रही थी, देखो खीर पक रही थी, देख रहे हो खीर पक रही थी सर, हाँ खीर पक रही थी, मेहमान आ गए खाने के लिए। अब एक बात बताओ, जब खीर पक रही है और मेहमान आ गए तो क्या करोगे, दरवाजा खोलोगे नहीं क्या, सब दरवाजा खोलेंगे, क्या ऐसा करोगे, मेहमान मेहमान देखो अंदर खीर पक रही है, और खीर हम लोगों ने अपने ही हिसाब से पका रखी है, आधा आधा किलो 1 किलो हम लाए थे खाली, अब आपका आना अब हमको थोड़ी पता था, तो एक काम करें ना, अभी खीर पक रही है, जब पक के तैयार हो जाएगी हम लोग खा लेंगे तब आपको बुलाएंगे, ऐसा करोगे कि चुपचाप दरवाजा खोलोगे और मेहमान को भी साथ में बैठा लोगे जब खीर पक के तैयार होगी। सर जब मेहमान आएगा और अभी तो खीर पकी रही है, जब खीर पक के तैयार होगी तो सर मेहमान को भी खिलाएंगे, ऐसा थोड़ी कि मेहमान से बोलेंगे मेहमान मेहमान देखो इस खीर में तुमने कोई योगदान तो दिया नहीं है, ऐसा है हम लोग खा ले तब तो तुम बाहर जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे, उसको भी खिलाओगे, यस सर। तो ऐसे ही होता था, खीर पक रही थी और पुराने पार्टनर ए और बी ने मेहनत कर दी थी। अब इसको लिंक करो प्रैक्टिकल लाइफ से, ए और बी पिछले कुछ सालों से मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, अब उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उनको ऐसा कोई काम मिल गया कि जहां से अब भविष्य में उनको प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया। अब मुझे भविष्य में प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया, जिसके लिए मैंने पास्ट में बहुत मेहनत करी थी, और आज के दिन एक नया पार्टनर आ जाता है, आज के दिन एक नया पार्टनर आ गया, ये नया पार्टनर अभी आ गया, नया पार्टनर, आज प्रॉफिट हुआ नहीं, प्रॉफिट बेटा भविष्य में होगा, ठीक है, प्रॉफिट भविष्य में होगा, जिसके लिए हम आज मेहनत कर चुके हैं पिछले कुछ सालों से, लेकिन हमारी मेहनत का काम हो चुका है, मेहनत डन, अब से प्रॉफिट होने वाला है, जब प्रॉफिट होने वाला है, जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन तो ये नया पार्टनर भी होगा, क्योंकि नया पार्टनर आज आया है, प्रॉफिट भविष्य में होगा, तो जिस दिन भविष्य में प्रॉफिट होगा ये नया पार्टनर भी खाने के लिए बैठा होगा, लेकिन क्या इस प्रॉफिट को कमाने में इस नए पार्टनर ने कोई योगदान दिया था, द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर इस प्रॉफिट को कमाने के लिए जो पास्ट में एफर्ट्स करने थे तब हम 2 लोग अकेले थे। तो गुडविल का मतलब क्या होता था, गुडविल का मतलब था पास्ट प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट यानी फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, इसको बोलते हैं गुडविल। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम 12th में पढ़ के आ रखे हैं, रेपुटेशन होता है, इज्जत होती है, ये होता है, बेटा रेपुटेशन होता है, नालायक रेपुटेशन को गुडविल बोलते हैं, बेवकूफ है। रेपुटेशन का वैल्यू कर सकते हो तुम किसी की, तो निकाल सकते हो, ब्रांड वैल्यूएशन अलग से होती है। अकाउंट्स की बात करो, मुनीम गिरी, अकाउंट्स के अंदर गुडविल का जो मतलब वो क्या है, गुडविल का मतलब फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, ठीक है। इसीलिए जब आप भविष्य का प्रॉफिट निकालते थे आप पिछले प्रॉफिट्स का एवरेज लेते थे, कुछ प्रॉफिट आपने देखा कि हाँ हाँ मैं इतने सालों से ये कमा रहा हूं, तो हाँ ठीक है मैं भविष्य में इतना कमाऊंगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, आप हर महीने आप 100 रुपए खर्च करते हो, आपके पिताजी आपको पॉकेट मनी देते हैं, आप हर महीने 100 रुपए खर्च करते हो, कभी 120 करते हो, कभी 150 करते हो, कभी 90 करते हो, कभी 80 करते हो, कभी 140 कर देते हो। मैं आपसे बोलूं बताओ बेटा अगले महीने तुम्हारा खर्च क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? मैं तुमसे बोलूं बेटा अगले महीने तुम्हारा खर्च क्या होगा, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर पिछले 6 महीने से मेरा खर्चे का ना ये तरीका है, मैं इस सीक्वेंस में खर्चा करूं, मतलब 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए। तो मैंने कहा अच्छा, तो ऑन एन एवरेज तुम इतना खर्चा करते हो हर महीने, आपने कहा हाँ हाँ, तो भविष्य में इसका मतलब तुम उतना ही करोगे, उसी से कुछ मिलता जुलता करोगे, यही तो करोगे। मैंने कहा हाँ, तो यही तो गुडविल है, यही तो गुडविल है। तो गुडविल कैसे वैल्यू तुम करते, आप कैसे वैल्यू करते, आप कहते कि भविष्य में क्या प्रॉफिट होगा, इसके लिए आप पास्ट चेक करते थे। यही एक तरीका ये भी है, एक तरीका आपका दूसरा होता है जहां पर फ्यूचर कैश फ्लोज देखते हैं, एक तरीका आपका ये है जहां पर आप पास्ट देखते हैं कि पास्ट में हम क्या कर रहे थे, जिसके बेसिस हम देखते हैं कि भविष्य कैसा होगा। तो गुडविल क्या है भैया, जब आप प्रॉफिट का एवरेज लेके कुछ निकाल रहे हो तो भैया प्रॉफिट का एवरेज लेके क्या निकलेगा, प्रॉफिट ही तो निकलेगा। तो पास्ट के प्रॉफिट का एवरेज लेके अगर कुछ निकालोगे तो एवरेज क्या है, वो क्यों निकाल रहे हो कि भविष्य में क्या कमाएंगे। तो गुडविल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, यही गुडविल की डेफिनेशन होती है। ठीक है, 12th में जो पढ़ा भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो खीर पक के तैयार होगी तो ये खाने के लिए बैठा होगा, तो हम इससे ये थोड़ी बोलेंगे कि एक काम करो बेटा तुम बाहर जाओ, हम तुम्हें खीर नहीं खिलाएंगे। या भविष्य में जो प्रॉफिट होगा हम इस नए पार्टनर से बोलेंगे देखो इस प्रॉफिट को कमाने के लिए तुमने कोई मेहनत नहीं करी थी, तुम बाहर जाओ, ये हमारा हिस्सा बनता ना सरना, इसको भी खिलाएंगे। जब भविष्य में प्रॉफिट होगा इसको भी देंगे, लेकिन जिस दिन ये आ रहा है ना खाली हाथ, आज इससे बोलेंगे देख देख खीर पकी है, वो कह रहा हाँ रखी है। अब इस खीर को पकाने में जो 1 किलो चावल लगा था ना, वो तुमने नहीं दिया था, वो हम दोनों ने दिया था। अब खाते समय तुम भी होगे, तो एक काम करो अपने हिस्से का पे कर दो। जितना हमारा हिस्सा कम होगा, जितना हमारा, क्योंकि तुम्हारे आने से हमारा हिस्सा डाइल्यूट हो रहा है, वो तुम नहीं आते हम आधा आधा किलो खाते हैं, अब तुम आ गए हो तो हो सकता है हम 300-300 ग्राम खाएंगे। तो जितना जितना हमारा हिस्सा कम हुआ है तुम उसका पैसा अभी हमको दे दो। इसी को बोलते थे गुडविल का पैसा मंगाना, इसी को बोलते हैं गुडविल का पैसा मंगाना, जहां पर हमें लगता था कि भविष्य में हमारा जो हिस्सा है वो डाइल्यूट होने वाला है, हमारे प्रॉफिट का हिस्सा कम हो जाएगा इसके आने की वजह से। तो हम इससे बोलते थे बेटा पैसा लिया, क्योंकि जो ये प्रॉफिट हो रहा है इसको, इस
प्रॉफिट को कमाने के लिए तुमने एफर्ट्स नहीं किए थे, मतलब इस खीर को पकाने में तुम्हारा कुछ भी नहीं लगा है, खीर पकाने में हमारा सब कुछ लगा है, लेकिन खाते समय तुम भी होगे, तो अपना हिस्सा जो तुम फ्री का खाओगे उतना का पैसा हमें आज दे दो, ताकि हम दोनों आपस में मिलकर बांट के खा ले। इसी को मैडम बोलती थी कि बेटा जब आप गुडविल का पैसा मंगाओगे तो ओल्ड पार्टनर्स को बांट लेंगे अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब जितना हिस्सा खीर का डाइल्यूट होगा भाई, तो हम तुम नहीं आते, हम 500-500 ग्राम खीर खाते, तुम्हारे आने से हम 300-300 ग्राम खीर खाएंगे, तो 200 ग्राम मेरा 200 ग्राम उसका डाइल्यूट हो गया, तो उसका भी 200 ग्राम कम हुआ, मेरा भी 200 ग्राम कम हुआ, तो तुमने खाया तो उतने का पैसा तुम हमको दोगे, तो जितना हम उससे मंगाएंगे वो हम आपस में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? जितना जितना हमारा नुकसान हुआ इसके आने से, मतलब जितना जितना हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया इसके आने से, जितना जितना हमारा डाइल्यूट हुआ इसके आने से, अंग्रेजी है जैसे बोलना चाहो वैसे बोल लो, तो यही गुडविल है। और क्या है गुडविल यार? यही तो गुडविल है, और कुछ है गुडविल नहीं सर। तो यही हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था आपके साथ में समझाने के लिए। और क्योंकि मैं गुडविल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूँ, इसका रीजन यही होता है क्योंकि 12th में आप जो पढ़ के आ रखे हो आप गलत पढ़ के आ रखे हो, ठीक है? यस सर। इसके बाद फिर एक एग्जांपल मैंने और दिया आपको, ये क्या होता है देखो ध्यान से। एक बुढ़ा सी था जो 40 साल 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, अब ये विदेश जा रहा है बेटा। अब अपने इसके बच्चों ने फोन करके बोला पिताजी कब तक काम करोगे, वापस आ जाइए। तो अभी विदेश जा रहा है, तो विदेश जा रहा है, प्रैक्टिस छोड़ रहा है, और एक नया नया सीए आज ही सीए बना था, आज ही रिजल्ट आया था, अभी भी मेंबरशिप इसने अप्लाई करी थी। इसको पता चला कि अंकल जी तो जा रहे हैं, तो इनके पास गया। सर उसने कहा हाँ हाँ सर सुनिए ना, आपके तो पास 400 क्लाइंट है। उसने कहा हाँ है। कह रहा सर हर क्लाइंट से आपको 1 लाख मिलता है? उसने कहा हाँ मिलता है। तो सर आप तो विदेश जा रहे हो अपने बच्चों के साथ में, तो आपका क्लाइंट का काम कौन देखेगा? वो कह रहा तुम्हें क्या दिक्कत? कह रहा सर मुझे दे दीजिए ना, मैं नया नया सीए हूँ, ये 400 क्लाइंट के फाइल आप मुझे दे दीजिए और मैं इनका काम करता रहूंगा, तो अच्छी बात है। उसने कहा अच्छा, और आपका काम भी हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, ये बताओ क्या मैं 400 फाइल, जो मेरी 35 साल की मेहनत है, 400 फाइल 1 लाख रुपए पर क्लाइंट, इसको पकड़ा दूंगा? वो जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, और आज के बाद तू हर क्लाइंट से 1-1 लाख कमा महीने का, ऐसा साल का जो भी है। कैसा होगा? क्या वो फाइल मुझे फ्री में दे देगा? नहीं सर। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? सर उसने 35 साल मेहनत करी है उस फाइल को इकट्ठा करने की, उसने 35 साल मेहनत करी है 400 क्लाइंट इकट्ठा करने में, उसने 35 साल मेहनत करी है 400 क्लाइंट से, हर क्लाइंट से 1-1 लाख रुपए लेने के लिए। तो जब 400 क्लाइंट की फाइल देगा ना बुढ़ा सीए उस नए सीए को, तो वो क्या बोलता है? वो भविष्य देखता है। वो बुढ़ा सीए भविष्य देखता है। भविष्य क्या देखता है उसको? वो कहता है अगर मैं प्रैक्टिस छोड़ के यूएस ना जाऊं तो मैं इंडिया में हर क्लाइंट से 1 लाख रुपए के भाव से 400 लाख साल का कमाता हूं। मैं 400 लाख साल का कमाता हूं, और मेरे 35 साल का एफर्ट है ये, जिसकी वजह से मैं 400 लाख साल का कमाता हूं। तो मैं इस बच्चे से जो नया नया सीए आया, इससे मैं पता क्या बोलता हूँ? इससे कहता बेटे काम करना, तो एक काम कर, अगले 3 साल अगर मैं इंडिया में होता मैं 400 लाख हर साल कमाता। उसने आपने कहा हाँ सर बिल्कुल कमाते हैं। तो एक काम कर, मेरे अगले 3 साल का जितना मेरा प्रॉफिट होता था 4-1200 लाख रुपए, तू मुझे आज पे कर दे और फाइल ले जा। तू मुझे मेरे अगले 3 साल का प्रॉफिट आज पे कर दे और फाइल ले जा, और उसके बाद तो कमा आराम से जितना कमा सकता है इससे। और तो उसने मुझे 1200 लाख दे दिया और फाइल वो ले गया, अब वो कमाएगा। तो अब आप बोलोगे सर वो नया सीए क्या कमाएगा? 400 लाख 3 साल तक तो वो कुछ कमाएगा नहीं, क्योंकि 3 साल का पैसा तो उसने पहले ही दे दिया, 3 साल का प्रॉफिट तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है। हाँ उसके बाद वो कमाएगा। बेटा यही जो 3 साल का उसने 1200 लाख रुपए दिए, यही तो गुडविल है। यही तो गुडविल है जो पुराने सीए ने, बुढ़े सीए ने आपसे लिया। यही तो गुडविल है जो बुढ़े सीए ने आपसे लिया। बुढ़े सीए ने क्या देखा? उसने भविष्य देखा। उसने कहा अगर मैं इंडिया में ही रहूं, मैं खुद प्रैक्टिस अपनी ना छोड़ूं, तो मैं 400 लाख हर साल कमाऊंगा। हाँ कैसे? उसे कैसे पता है भविष्य में 400 लाख कमाऊंगा? क्योंकि वो पिछले सालों से यानी पास्ट में 400 लाख कमाते आ रहा है, क्योंकि हर क्लाइंट से उसको 1 लाख मिलता है और 400 क्लाइंट है, तो वो पास्ट से 400 लाख कमाते आ रहा है, जिसकी वजह से उसने कहा कि मैं भविष्य में भी सेम प्रॉफिट कमाऊंगा। तो उसने कहा मेरे भविष्य का 3 साल का प्रॉफिट तो आज मुझे पे कर दे और ये फाइल ले जा, फिर तो आराम से कमाई कर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम बोलते हैं गुडविल। इसी को हम बोलते हैं तो गुडविल। तो गुडविल को उसने क्या कैसे निकाला? उसने भविष्य देखा। भविष्य में उसने कहा अगर मैं इंडिया में रहूं तो मैं इतना कमाऊंगा ऑन एन एवरेज, और अगले 3 साल का मुझे दे दें, तो उसे बोल दिया ये गुडविल। तो गुडविल कैसे निकाला? भविष्य का प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यही तो आप निकालते थे, यही तो आप निकालते थे। बोलो ना हाँ मैडम यही तो पढ़ाती बेटा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज इज इक्वल टू गुडविल। और आपने कहा गुडविल तो फॉर्मूला होता है, नालायको कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो पार्टनर आया, ये शेयर ऑफ गुडविल देखा, तो जब ये पैसा लाएगा तो हम क्या बैंक अकाउंट जमा टू न्यू पार्टनर। यानी आप ध्यान से देखो, जब मैंने इसे कहा ठीक है अपनी खीर का हिस्सा ला, तो जब इसने 1200, अब नया पार्टनर जब आया उसने खीर का बेटा 100 रुपए लाया, वो गुडविल का 100 रुपए लाया। 11th क्लास से, बचपन से, अब जैसे पार्टनर, पार्टनर मतलब ये मालिक बनने वाला है फर्म का, ये फर्म का मालिक बनने वाला है, तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, मैडम ने आपको पढ़ा रखा था 11th क्लास से। बताओ पार्टनर या मालिक कुछ भी लाता है, जल्दी बताओ, मालिक कुछ भी लाता है उसे क्या बोलते हैं? सर मालिक कुछ भी लाता है उसको कैपिटल कहते हैं।
मालिक कुछ भी लाता है सर उसको कैपिटल कहते हैं, तो भाई मालिक जब गुडविल का पैसा लाएगा ये भी तो कैपिटल में ही जाएगा। ओ माय गॉड। तो 120 रुपए वो लाया या 100 रुपए वो लाया, तो 100 रुपए जमा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 100 रुपए, यही तो एंट्री होगी सर। सर मैडम तो 11th क्लास में कुछ और ही पढ़ाती है, 12th क्लास में पता नहीं बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसा बेटा भूल जाओ। बेटा भूल जाओ, अगर तुमने ऐसा कुछ पढ़ रखा है 12th क्लास में, जो पढ़ रखा है वो गलत पढ़ रखा है। ऐसा कोई शब्द प्रीमियम फॉर गुडविल फलाना ढिमाका हमारे पास नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो काउंसिल वाले पढ़ाते हैं, सीबीएसई आईएससी वाले, उनकी किताबों के अंदर ही होगा, उसके बाहर आपको नहीं दिखेगा, तो उसको भूल जाना। मालिक भाई 11th क्लास में कुछ और बोलते हो, 12th क्लास में कुछ और बोलते हो, मतलब 11th क्लास में प्लस का मतलब जोड़ना होता है, 12th क्लास में प्लस का मतलब घटाना होता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? 11th क्लास में पापा का मतलब पापा होता है, 12th क्लास में मम्मी का मतलब पापा होता है। अरे ये हद हो गई है। 11th क्लास में मैडम बोलती मालिक जो भी लाता है कैपिटल में क्रेडिट होता है, 12th में मैडम बोलती मालिक जो भी ला रहा है वो प्रीमियम हो गुडविल, एक नया शब्द पैदा कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है। प्रीमियम फॉर गुडविल को आप बोलते हो, वो अलग चीज होती है। जहां पर आप किसी चीज सामान का 100 रुपए के सामान का 120 पे करते हैं तो आप महंगा पे करते हैं। 20 रुपए आप किस चीज का देते हैं, 20 रुपए उसके पास्ट एफर्ट्स का देते हैं, उसको गुडविल बोलते हैं। जैसे अमेलगमेशन वगैरह हम देखेंगे, जब यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह वगैरह इसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर सिंपल सा गुडविल का मतलब है फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, और मालिक जो भी ला रहा है उसे हम कैपिटल बोलते हुए चलेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो गुडविल की वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे? एज पर रूल्स, जो भी आपको मेथड दे रखे होंगे क्वेश्चंस में, उसको जो भी मेथड क्वेश्चन दे रखे होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट मेथड, या सुपर प्रॉफिट मेथड, या कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, इनके बेसिस पर निकालेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे गुडविल वैल्यूएशन देखेंगे। अगर आपके पास में ऑलरेडी गुडविल रेज गुडविल बोला तो एसेट को बढ़ाना, तो गुडविल को बढ़ा देंगे। एसेट अकाउंट जमा टू ऑल पार्टनर्स, न्यू गुडविल आप रेज करते थे, यही एंट्री होती थी। क्योंकि बेटा याद रखना गुडविल पे ऑलरेडी हम लोग जब रेगुलर क्लास के अंदर पढ़ते हैं 3 क्लास सिर्फ गुडविल पे लगती हैं। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप पहले पढ़ के आ रखे हैं, पहले से आपने पढ़ा हुआ है, आप बस रिवाइज कराने के लिए, रिवाइज करने के लिए ये क्लास ज्वाइन किए हैं, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। तो वही कहानी फिर से आ गई, खीर है, ये है। अब ध्यान से एग्जिस्टिंग गुडविल कॉन्सेप्ट। एग्जिस्टिंग गुडविल कॉन्सेप्ट क्या होता है? यानी ये कौन सी खीर है सर? ये वो खीर जो फ्रिज में पहले से रखी हुई है। एक बात बताओ, फ्रिज में पहले से बेटा खीर रखी हुई है, फ्रिज में पहले से खीर रखी हुई है, अब नया पार्टनर आ रहा है। फ्रिज में पहले से खीर रखी हुई, अब नया पार्टनर आ रहा है, बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? पहले खा के खत्म करे फिर दरवाजा खोले, या दरवाजा खोले इसको भी खिलाए? सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, जो फ्रिज में रखी हुई है पकी पकाई खीर है, पहले खा लेते हैं 5 मिनट, खत्म करते हैं, फिर उसको बुलाते हैं अंदर, फिर दरवाजा खोलते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, यही करते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है, पहले से आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल है, बेटा न्यू पार्टनर के आते समय इसको पहले ओल्ड पार्टनर आपस में खा के खत्म करो। तो गुडविल है, एसेट है, एसेट को खा के खत्म करना है, तो एसेट को खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और नए पार्टनर सॉरी पुराने पार्टनर आपस में बांट लेंगे, तो उनको दे देंगे, तो जमा, तो पुराने पार्टनर जमा टू गुडविल, ये होगा आपका एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने इसको गलत ट्रीट कर रखा है, तो सीएमए इंस्टीट्यूट ने इसका रॉन्ग ट्रीटमेंट कर रखा है, तो जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता इनका आंसर, तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। इन्होंने एक दो क्वेश्चन में आएगा एग्जिस्टिंग गुडविल, इन्होंने गलत कर रखा है, याद रखिएगा। एबीसी पार्टनर है 2:1:1 में, गुडविल है फर्म के 5 लाख रुपए, डी एडमिट हुआ एक बेटा 5 के लिए, बताओ सबसे पहले न्यू रेशियो निकालोगे, न्यू रेशियो क्या है? 2:1:1। अब बताओ गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? सर सीधी सी बात है, गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे? गुडविल का ट्रीटमेंट यही करेंगे, याद रखना, भले एडमिशन हो, भले रिटायरमेंट हो, भले कुछ भी हो, गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट होगा, याद रखना। प्लस का मतलब जोड़ना होता है, तो हर जगह जोड़ना होता है, ये नहीं कि यहां जोड़ना कहीं घटाना हो जाएगा। प्लस का मतलब जोड़ना, मीन्स जोड़ना, तो गुडविल का मतलब ये, तो मतलब ये गुडविल का वैल्यूएशन ऐसे करेंगे, तो हर जगह ऐसे करेंगे, भले वो एडमिशन हो, भले वो रिटायरमेंट हो, भले वो डेथ हो, भले कुछ भी हो, गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसे ही करेंगे। इवन इट इज अ सेल ऑफ कंपनी, इवन इट इज सेल टू कंपनी, इवन इट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इवन इट इज क्या नाम है अमेलगमेशन ऑफ फर्म, कुछ भी हो आपको ऐसे ही करते हुए चलना है। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। देखो ओल्ड रेशियो दे रखा है एबीसी का, ये ओल्ड रेशियो हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया न्यू रेशियो। सेल पहली बात बताओ खीर का क्या होना था? आज के दिन 3 पार्टनर थे, आज के दिन 3 पार्टनर थे, और फर्म के पास 5 लाख की खीर थी, भव्य ने खीर पक रही है, 5 लाख गुडविल मींस भविष्य का प्रॉफिट, गुडविल मींस भविष्य का प्रॉफिट, मतलब खीर पक रही है। आप बताओ खीर पक रही है, तो बेटा जब खीर पक रही है तो ये पक के तैयार तो हुई नहीं है, नहीं सर, खीर पक रही है। अब जब पक के तैयार होगी तो किसको किसको खाना था? ए बी सी खाते, ए बी सी खाते, लेकिन उस पकने से पहले डी आ गया, उस पकने से पहले डी आ गया, तो आप क्या डी को बाहर निकाल दोगे कि डी डी तुम बाहर जाओ हम खा के? तो ये नहीं सर, डी को भी रखेंगे, तो डी को भी देना पड़ेगा। अब डी को भी देना पड़ेगा, तो डी से क्या बोलोगे? डी तुम तो फ्री में खा रहे हो, अपना हिस्सा आज लेके आओ।
तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं इस खीर का क्या होना था, गुडविल क्या होना था, क्या होगा, नेट इफेक्ट, क्या होना था, क्या होगा, नेट इफेक्ट। तो जिसको मिलना था क्रेडिट, ये गुडविल किसको मिलना था, ए बी सी को ओल्ड रेशियो में ये मिलना था, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर को मिलने थी इस रेशियो में। लेकिन होगा क्या, भविष्य कैसा होगा बेटा, भविष्य में तो ये डी भी होगा साथ में, तो भविष्य में बटेगा ऐसे, तो डेबिट ऐसे होगा, नेट इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट। अब क्या करें, तो अब ये करो, ये करो, तो यही एंट्री आ जाएगी। तो डी देखो डेबिट हुआ 1 लाख रुपए से, डी को डेबिट करो 1 लाख रुपए से, ए क्रेडिट हुआ 50,000 से, ए को क्रेडिट करो, बी 25 से क्रेडिट हुआ, सी 25 से क्रेडिट हुआ, बात खत्म। यही गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री है आपकी। ठीक है, 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 ठीक है। एक बार फिर एक क्वेश्चन दे गुडविल ऑफ द फर्म 50,000 है, ओल्ड पार्टनर ए बी सी 3:2। सी एडमिट हुआ न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो आपको दे रखा है, और सी ब्रिंग 1 लाख रुपए फॉर कैपिटल, 10,000 रुपए फॉर गुडविल, पास द गुडविल एडजस्टमेंट। यहाँ पर बताओ सी जो है ना, सी यहाँ पर सी जो है वो गुडविल और उसका कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, पहली बात। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट जमा टू गुडविल, एंट्री पास करो, उसने बोला बैंक अकाउंट जमा टू सीज कैपिटल अकाउंट 110 मालिक कुछ भी लाता है कैपिटल कहते हैं, तो मालिक 1 लाख रुपए कैपिटल के ला रहा है, 10,000 रुपए गुडविल के ला रहा है, तो मालिक कितना ला रहा है, 110 ला रहा है, तो बैंक में जमा 110 होगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट 110। कोई भी प्रीमियम फॉर गुडविल फलाना ढिमाका आपको क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। ए और बी पार्टनर थे 3:2 में, सी एडमिट हुआ, न्यू रेशियो था 3:2:1, गुडविल थी फर्म के 48,000 रुपए, गुडविल ऑफ सी है 36,000। यहाँ पे देखो सी भिखमंगा नहीं है, सी सड़क छाप नहीं बेटा, सी कह रहा है मेरी भी गुडविल है। जैसे ए और बी ने कहा, देख ए और बी थे 3:2 में, सी एडमिट हुआ, ठीक है, न्यू रेशियो ये हो गया। अब गुडविल ऑफ फर्म क्या है, 48,000 रुपए। ए और बी क्या बोल रहे हैं, भाई देख सी तू आ तो रहा है, लेकिन हमारे 48 की खीर तैयार है, नहीं तैयार हो रही है, मतलब हम भविष्य में 48,000 कमाएंगे, अगर तू आएगा तो ये 48 तुझको भी देना पड़ेगा, इसलिए तो अपना हिस्सा लेके आ, पहले से हमको पैसा दे अपने हिस्से का, तू फ्री में खाएगा। सी कह रहा है तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारे साथ जुड़ रहा हूं ना, ये तुम्हारा सौभाग्य है। मैं अकेले काम करूं, मैं अकेले काम करूं तो मेरे अपनी गुडविल है 36 की, मैं अकेले काम करूंगा तो मैं भविष्य में 36 कमाऊंगा अकेले। ओ, अब मैं तुम लोग के साथ काम करूंगा, इसलिए वो 36 भी अब वो यहीं पर आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे सी फ्री नहीं खा रहा है, सी भाई साहब अभी तक काम वाम कर रहा था, सड़क छाप आदमी नहीं था, उसका खुद का धंधा चल रहा था, उसके भी पास्ट एफर्ट है, उसका भी भविष्य का प्रॉफिट है 36। ओ, ए बी सी क्या होना था, ये क्या होना था, इनका 48 इन दोनों को मिलना था ओल्ड रेशियो में, और इस बेचारे का सी अगर ये अपना अलग काम करता है इसको 36 अलग मिलता। लेकिन अब फर्म एक हो गई तो क्या हुआ होगा, तो टोटल गुडविल जुड़ जाएगी, ये इस रेशियो में बटेगी। ओ, तो नेट इफेक्ट ए डेबिट बी डेबिट टू सी, एंट्री डाल दो ए डेबिट टू बी डेबिट टू सी, और सी क्या ला रहा है, सी कितना ला रहा है, सी ने कहीं लिखा था ना उसने कि सी ला रहा है 50,000 रुपए इन कैश, तो बैंक अकाउंट जमा टू सी कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसका ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे थे, आप इसको एग्जाम्पल कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, एग्जिस्टिंग गुडविल आपके पास 40,000 रुपए है। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या होता है, फ्रिज में रखी हुई खीर। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या होता है सर, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है फ्रिज में रखी हुई खीर। तो फ्रिज में रखी हुई खीर आपके पास 40,000 रुपए, पार्टनर ए और बी, रेशियो था 3:2। सी एडमिट हुआ और 50,000 रुपए लेके आएगा गुडविल के लिए, और कैपिटल लेके आएगा एंड कैपिटल, ठीक है। तो 50,000 रुपए लेकर बैंक अकाउंट जमा टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए, न्यू रेशियो 2:1। न्यू फर्म एग्रीज टू रेज गुडविल 40। ये क्या है, गुडविल रेज कर रहे हैं बेटा, नई गुडविल रेज कर रहे हैं, मतलब ऑल पार्टनर। तो गुडविल रेस करें मतलब गुडविल को बढ़ा रहे हैं, एसेट को बढ़ाना मतलब एसेट को डेबिट करना, मतलब गुडविल को बढ़ा रहे हैं तो गुडविल को यहाँ पे डेबिट करेंगे। गुडविल ऑफ फर्म आपको दे रखी 80,000 रुपए का, मतलब भविष्य का प्रॉफिट कितना 80। इस 80 का क्या होना था, ये 80 बढ़ना था ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ये 80 बढ़ना था ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इसका अपने नेट इफेक्ट निकालोगे, यहाँ पे देखो 80 का ये होना था, ठीक। हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा, क्योंकि सी भी आ गया तो देखो ओल्ड रेशियो में बढ़ना था ओल्ड पार्टनर, हुआ क्या होगा, न्यू रेशियो में आपने बांटा होगा, नेट इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, यही एंट्री पास कर दोगे, सी डेबिट टू ए, ठीक। और ए टू बी टू गुडविल, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हम पहले खा के खत्म करेंगे, फ्रिज में रखी हुई खीर 40 को पहले खत्म कर दो, तो गुडविल ए और बी खा के खत्म करो। एग्जिस्ट फर्म की गुडविल 80 का ये ट्रीटमेंट होगा, 80 का क्या होना था, क्रेडिट होना था ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, डेबिट होगा न्यू रेशियो न्यू पार्ट ऑल पार्टनर, और ये आ जाएगा यहाँ पे नेट इफेक्ट, ठीक है। यस सर, ठीक है। फिर आपने गुडविल रेस करनी है, तो आज के दिन कितने पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, क्या रेशियो 2:1 है, और 25 की गुडविल रेस करनी है, तो गुडविल रेस का, तो गुडविल रेस करने वाला एसेट को बढ़ाना है, तो एसेट बढ़ानी है तो डेबिट करिए, और ये सब यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। वैल्यूएशन, अरे भाई से तो काला हो जाएगा पूरा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर देखिए चर्चा करते हैं आपके साथ में हम कुछ इस प्रकार से।
आई है गुडविल वैल्यूएशन। तो गुडविल वैल्यू आप करेंगे कैसे, जैसे जैसे मेथड, तो सिचुएशन व्हेन गुडविल इज टू बी वैल्यूड, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। बताइए कब कब आपको गुडविल वैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ती है, कब कब आप गुडविल वैल्यू करते हैं। ये 3 केस बेटा, इन तीनों में से कोई भी केस होगा तो गुडविल वैल्यू करना पड़ेगा। पहला एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। मैं इनको एक ही बोलता हूं, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ। किसी का आना, किसी का जाना। जाना कहां से, फर्म से जाना या दुनिया से जाना, फर्म से जाना या दुनिया से जाना। तो किसी का आना, किसी का जाना, जाना कहां से, फर्म से या दुनिया से, या चेंज इन पीएसआर, या सेल टू कंपनी, या अमेलगमेशन ऑफ फर्म। इन 3 केस में आपका हमेशा हमेशा गुडविल वैल्यू होगा। तो याद करें गुडविल वैल्यूएशन कब होती है, किसी का आना, किसी का जाना, चेंज इन पीएसआर और अमेलगमेशन ऑफ फर्म या सेल टू कंपनी। मेथड ऑफ वैल्यूएशन का सबसे पहले एवरेज मेथड। इस एवरेज मेथड को हम बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफ एमपी। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे निकालेंगे। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपको जो नेट प्रॉफिट दे रखा होगा ना कुछ सालों का, इसमें बेटा कुछ गलतियां होती हैं, इसमें गलतियां होती हैं, तो आप इस गलतियों को सही करोगे। जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला, आपको डिविडेंड से इंटरेस्ट, डिविडेंड का इनकम हुआ, जो आपके धंधे की इनकम नहीं है उसको हटाओ यहाँ से, जो धंधे की इनकम है उसको हटाओ यहाँ से। और एबनॉर्मल लॉस आपने माइनस किया तो वापस से जोड़ देंगे, एबनॉर्मल गेन आपने माइनस किया होगा, ऐड किया होगा, तो आप वापस से माइनस कर देंगे, और कोई रेक्टिफिकेशन होगी उसको जोड़ कर सही करेंगे। रेक्टिफिकेशन कैसे, सर आपने एसेट खरीदा लेकिन आपने परचेज में दिखा दिया, तो एसेट को जब आपने परचेज में दिखा दिया होगा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का खर्चा तो प्रॉफिट एंड लॉस में गया नहीं होगा, और जो परचेज है वो ज्यादा अमाउंट से चला गया होगा, तो वो सही करना पड़ेगा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा। हाँ सर हाँ। तो उसके बाद ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब आपने कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट किया, इसके बाद जो आएगा प्रॉफिट इसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। इस एडजस्टेड प्रॉफिट को आप जोड़ देंगे, सम कर देंगे, सबको जोड़ो और डिवाइड बाय इसका एवरेज निकाल लीजिए इन नंबर ऑफ ईयर्स, ये आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। इसमें आप प्लस माइनस करोगे, कोई फ्यूचर का इनकम है जोड़ दीजिए, फ्यूचर का एक्सपेंस है घटा दीजिए, ये जो आएगा इसको बोलता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब सर हम ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जब सीए ने ना, जब पुराने सीए ने, याद करो, उससे कहा कि मैं अगर इंडिया में रहूंगा तो मैं भविष्य में इतना नेट प्रॉफिट कमाता हूं, तो एक काम करो, मेरे पिछले 4 सालों से मैं इतना नेट प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो भविष्य में ये कमाऊंगा, तो मुझे 2 साल का प्रॉफिट तुम आज दे दो, तो उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जब आप एक काम करो ना, जब आप सामने वाले को, मैंने फाइल दी, देखो सीए ने सीए को फाइल दी और तो कुछ दिया नहीं। अब सीए ने क्या बोला, सीए ने क्या बोला, मेरी बात जरा लॉजिक समझना है इसका बेटा, ऐसा हम क्यों करते हैं इसका लॉजिक समझो जरा। जब सीए ने अपना नेट प्रॉफिट निकाला, पुराने सीए ने, जो बुढ़ा सीए था, जो बुढ़ा सीए था, जब उसने अपना नेट प्रॉफिट निकाला, कैसे निकाला, उसने कहा बाय इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि उसको सीए की फीस मिलती है, सीए वाला काम जो था, बाय डिविडेंड का इनकम, बाय सेल ऑन एसेट, ये प्रॉफिट हुआ था। फिर कुछ इसके खर्चे थे, एबनॉर्मल लॉस, कुछ इसके नॉन ऑपरेटिंग खर्चे थे, और कुछ इसके प्रैक्टिस से खर्चे थे, सीए वाले खर्चे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा नेट प्रॉफिट निकला, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को, ये पास्ट का है ना, अब मैं इसी को बेस लेके भविष्य देखता हूँ कि मैं इतना नेट प्रॉफिट हर साल कमा रहा था, तो भविष्य में इतना कमाऊंगा। यही आप करते हो, यही आप करते हो, जो आप पास्ट के डेटा के बेस से भविष्य का प्रॉफिट निकालते हो, मतलब जो आप गुडविल वैल्यू करते हो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट। तो आप क्या करते हो, पिछले सालों के प्रॉफिट को जोड़ देते हो, पिछले 3-4 सालों के प्रॉफिट को आपने जोड़ा, उसके बेस पे आपने भविष्य का प्रॉफिट निकाला। एक बात बताओ, जब पिछले सालों का प्रॉफिट आप उठाते हो, कहां से उठाते हो, सर हम तो यहां से उठाते हैं, हम तो इसको उठाते हैं। भाई साहब इस नेट प्रॉफिट को निकालते समय तो आपने ये सब जोड़ रखा होगा, हाँ, ये सब घटा रखा होगा, हाँ। तो एक बात बताओ, आपने इसमें सेल ऑन एसेट का प्रॉफिट भी जोड़ दिया, आपने इसमें डिविडेंड का इनकम भी जोड़ दिया, आपने इसमें इंटरेस्ट का इनकम भी जोड़ दिया, इसमें आपने इसमें एबनॉर्मल लॉस भी माइनस कर दिया, आपने इसमें नॉर्मल क्या नाम है, एबनॉर्मल गेन भी जोड़ दिया। लेकिन जो सामने वाला सीए था, जो नया सीए आया था, वो आपसे क्या खरीद रहा है, क्या वो आपसे धंधा खरीद रहा है, कि वो आपसे सिर्फ फाइल खरीद रहा है, वो आपसे सिर्फ फाइल खरीद रहा है। तो आप जब उस फाइल से अपना भविष्य का प्रॉफिट निकालोगे, तो आपको सिर्फ फाइल की इनकम देखनी पड़ेगी ना। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, भाई आपने सामने वाले को फाइल बेची ना, तो फाइल से जो कमाते वो मांगो ना 3 साल का उससे। आपने तो पूरे बिजनेस की इनकम पूछ ली उससे, आपने कहा नहीं, ये नेट प्रॉफिट को बेस लिया, आपने इनटू एवरेज के इनटू 3 कर दिया, आपने कहा इतना मुझे आज दे दे और अगले 3 साल का दे दे, और फिर तो फाइल ले जा। फिर तो आपने ये डिविडेंड का इनकम भी मांग लिया 3 साल का उससे, आपने उसमें सेल और एसेट का प्रॉफिट भी मांग लिया, ये एबनॉर्मल गेन भी आपने उससे मांग लिया, ये एबनॉर्मल लॉस भी आपने उसको दे दिया। आप, मेरी बात समझ में आ रही है। आपने जब सिर्फ फाइल बेची है, तो फाइल से क्या कमाते वो उससे मांगो।
इसलिए जो आपका नॉन ऑपरेटिंग होता है, जो आपका एबनॉर्मल होता है, ये सब हम हटाते हैं यहां से, या कोई गलतियां इस प्रॉफिट में थी वो हम सब हटा देंगे यहां से और एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। फाइल से क्या कमाते थे साहब, जो फाइल आप दे रहे हैं उस नए सीए को, उससे आप क्या कमाते थे वो बताइए, और उसको आप एवरेज प्रॉफिट लीजिए, उसको आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लीजिए। ये आपका भविष्य का प्रॉफिट होगा फॉर द ऑपरेशन, यानी ऑपरेटिंग नेचर का। इसको जितने भी साल का आपको खरीदना है खरीद लीजिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसको हम बोलते हैं गुडविल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये होता है, जो 11th क्लास और 12th क्लास में मैडम बोलते हैं ना एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, उस एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये होता है, ये इसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, ये है वो एवरेज प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद में आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। एक दोस्त है जो बीकॉम कर रहा है, 3 साल इसने बीकॉम में दिए। एक दोस्त है उसने सीए सीए में ज्वाइन किया, अब इसने भी अपने जीवन के 3 साल दिए। ये 3 साल बीकॉम करेगा तो क्या कमाएगा, 20,000 रुपए महीना कमाएगा। ये सीए करेगा तो क्या कमाएगा, 1 लाख रुपए पर महीना कमाएगा। भैया ये 20,000 ये 1 लाख, ये 80,000 महीना ज्यादा कमा रहा है। क्यों ज्यादा कमा रहा है, जब सेम टाइम इसने भी दिया था, सेम टाइम इसने भी दिया था, क्योंकि इसने सुपर एफर्ट्स किए थे। क्योंकि इसने सुपर एफर्ट्स किए थे, इसने ज्यादा मेहनत करी थी बेटा, जिसकी वजह से ये ज्यादा कमा रहा है। जो कमा रहा है, अगर ये सीए ना करता तो नॉर्मली कितना कमाता, अगर सीए नहीं करता मतलब सुपर एफर्ट नहीं करता, नॉर्मली कितना कमाता सर, नॉर्मली बीकॉम करता और जितना बीकॉम वाला कमा रहा उतना ये भी कमाता, मतलब 20,000 ये भी कमाता। तो सुपर प्रॉफिट कितना कमाया, सुपर एफर्ट्स की वजह से इसने कितना ज्यादा कमाया, 80,000 रुपए इसने ज्यादा कमाया, ये बन गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला, अगर मैं अभी मैं क्या कमा रहा हूं तो मेरा भविष्य का प्रॉफिट क्या है, फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट क्या है, 1 लाख। अगर मैं सीए ना करता मैं क्या कमाता नॉर्मली, तो माइनस करो नॉर्मल प्रॉफिट, बीकॉम वाला 20,000, तो मैंने सुपर कितना कमाया, 80,000। ओ, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, सर नॉर्मल निकालेंगे, दोनों ने सेम इतना पैसा लगा रहा था, 50,000 मैंने सीए करने में लगाया, 50,000 रुपए इसने बीकॉम करने में लगाया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ये मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट का मतलब होता है आपका वही क्या नाम है, एवरेज प्रॉफिट जो आपने ऊपर निकाला था। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, इसके दो बच्चे होते हैं, एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड या एज पर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड कैपिटलाइजेशन और नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, यस सर यस सर यस सर। एन्युटी मेथड क्या होता है, एन्युटी में कोई दिक्कत नहीं, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट। हाँ, यहाँ पर कहीं के पे नॉर्मल प्रॉफिट की जगह पे वो लोग एवरेज प्रॉफिट भी लेते हुए चलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यस सर ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है, हिडन गुडविल का मतलब ये होता है कि भाई साहब आपसे पैसा तो मंगाया गया, लेकिन आपसे ये नहीं बताया गया कि उसमें गुडविल कितना है, लेकिन उसमें गुडविल था। सर जैसे कि एग्जांपल एग्जांपल देखो ये है, एग्जाम्पल देखो ये है, सोनू और मोनू ये दो पार्टनर है, 3:2 के रेशो में। इसने 1 लाख रुपए लगा रखा है 3 रोटी खाने के लिए, इसने अरे यार रुक जाओ, इसने 3 हिस्सा खाने के लिए 1 लाख रुपए लगा रखा है, इसने 2 हिस्सा खाने के लिए 80,000 रुपए लगा रखा है। एक बात बताइए, अब चिंटू आया 1/4 के लिए, तो चिंटू 1/4 के हिस्से के लिए आता है, चिंटू 1/4 हिस्से के लिए आता है और वो 1,20,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। एक बात बताओ, चिंटू जब 1/4 के लिए 1,20,000 कैपिटल लेके आ रहा है, मतलब चिंटू से आप किस बेसिस पे पैसा मंगा रहे हो भाई साहब, एक सामने वाले आदमी से आप कह रहे हो कि भैया देखो 1/4 हिस्से की वैल्यू 1,20,000 है, इसका मतलब पूरे फर्म की वैल्यू कितनी है, 480। पूरे फर्म की वैल्यू कितनी है, 480। हाँ है ना, हाँ सर हाँ। तो सबसे पहला काम निकाले फुल वैल्यू ऑफ द फर्म, तो फुल वैल्यू फर्म क्या आ गई। जब मैं एक आदमी से बोलता हूँ कि एक चौथाई रोटी खानी है, एक चौथाई रोटी के रोटी 1/4 रोटी की जो वैल्यू है वो 1,20,000 है, तो एक चौथाई रोटी की वैल्यू 1,20,000 रुपए है, तो पूरी रोटी की वैल्यू कितनी रही होगी, पूरी रोटी की वैल्यू इसका मतलब 480 रही होगी, जिसमें से ए लगा के बैठा 1 लाख, बी लगा के बैठे 80 और सी से आपने मंगाया 1,20,000। तो आपने कितना ज्यादा मंगाया, आपने 1,80,000 ज्यादा मंगाया, आपने 1,80,000 ज्यादा मंगाया। तो जो 1,80,000 बेटा ज्यादा मंगाया, ये 1,80,000 किस चीज का है, ये गुडविल का है। ओ, जो 1,80,000 आपने ज्यादा मंगाया वो 1,80,000 गुडविल का है, 1,80,000 जो है वो हिडन गुडविल है। तो ये क्या करेंगे, गुडविल निकल गया। अब इस गुडविल का क्या होना था, ओल्ड रेशियो क्रेडिट, क्या नहीं होगा, न्यू इफेक्ट, न्यू रेशियो, नेट इफेक्ट, वही करेंगे जो ट्रीटमेंट हम करते हुए आ रहे थे। तो इसके ऊपर नोट्स लिख, व्हेनेवर न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस सर्टेन कैपिटल इन हिज शेयर एंड गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, देन फुल वैल्यू ऑफ फर्म निकाले। सबसे पहले कैसे निकालेंगे कि भैया वो 1/4 ला रहा है इतने के लिए, तो टोटल फर्म की वैल्यू क्या है, और माइनस करें नेट वर्थ एग्जिस्टिंग। नेट वर्थ एग्जिस्टिंग के दो अप्रोच थे, लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच का मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस करें लॉसेस, और ये आएगा हिडन गुडविल। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा हिडन गुडविल। एसेट साइड अप्रोच क्या होती थी, नेट वर्थ एग्जिस्टिंग एसेट साइड अप्रोच, सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, आ जाएगी आपकी
एग्जिस्टिंग गुडविल, इसको यहाँ पर आप माइनस कर दोगे यहाँ पे, और यह जगह हिडन गुडविल। ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट था आपका एडमिशन एंड रिटायरमेंट का। यहां तक बताइए कोई दिक्कत किसी को? यहां तक बताओ बेटा, किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, एडमिशन एंड रिटायरमेंट बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चले आगे? यस सर, चलिए आगे। तो पहली बात, जब भी एडमिशन या रिटायरमेंट हो, जब भी एडमिशन या रिटायरमेंट हो, आपके ये चार स्टेप फॉलो होंगे सर, एक दो तीन चार। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले रिवैल्यू करेंगे एसेट और लायबिलिटीज को। सर एसेट और लायबिलिटीज को हम रिवैल्यू क्यों करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट? भैया सीधी सी बात है, आज अगर कोई आ रहा है या आज कोई जा रहा है, तो आज जो हालात है इसका जिम्मेदार कौन है? जो आज एग्जिस्टिंग है। जो आज हालात है किसी के आने के दिन, जिस दिन सी आया और इस दिन हालात कुछ गड़बड़ चल रहे थे, तो गड़बड़ हालात के जिम्मेदार कौन है? एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी। या आज सी आया और हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट है, अच्छा खासा रखा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी। तो भैया जब ये आ रहा है ना, जब कभी कोई नया एंटर होता है, यानी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो नए के आने से पहले या पुराने के जाने के समय जो भी होता है, जो उस दिन एग्जिस्टिंग होता है, वो एग्जिस्टिंग लोग क्या करते हैं? वो उसका जिम्मेदार होते हैं, और वो जितने भी जिम्मेदारी जो भी हालात होते हैं, वो हालात के जिम्मेदार होते हैं, तो वो हालात को बांट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी आज अगर सी आ रहा है, तो हमारे घर में जो भी आपके एसेट हैं, जो भी आपकी लायबिलिटीज है, कोई कम कोई ज्यादा, जो भी नेट प्रॉफिट है, लॉस है, जो है वो आपको बिलोंग करता है। तो इसके आने से पहले अपना बंटवारा करके रखो। या जाते समय जो भी हालात होते हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन है? सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो जाते समय वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, तो फिर से रिवैल्यू करेगा, चेक करेगा आज क्या हालात है। तो क्रक्स क्या निकलता है? जब भी कोई आ रहा है या जब भी कोई जा रहा है, चेक करो उस दिन के हालात कौन थे, और उन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? वो एग्जिस्टिंग लोग है, तो आपस में बांट के खा लो। तो हालात कैसे चेक करोगे? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट्स, एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे, जो आज के दिन है उससे कंपेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा एग्जिस्टिंग लोग आपस में बांट के खा लेंगे। एग्जिस्टिंग लोग जैसे मैं बोलता हूं, बात खत्म। तो जब एडमिशन हो रहा है तो एग्जिस्टिंग कौन है? ओल्ड पार्टनर। जब रिटायरमेंट है तो एग्जिस्टिंग कौन है? जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जितने पार्टनर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अंग्रेजी के साथ नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा। तो क्या बोला उसने? सबसे पहले आप रिवैल्यू करेंगे एसेट और लायबिलिटी को थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर क्या करेंगे? गुडविल को ट्रीट करेंगे एज पर गुडविल कॉन्सेप्ट, क्या होना था, क्या हुआ, नेट इफेक्ट। उसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस एग्जिस्टिंग गुडविल, जो भी बैलेंस शीट में पहले से जो खीर रखी हुई है। खीर दो प्रकार की हो सकती है, तो प्रॉफिट के फॉर्म में या गुडविल के फॉर्म में। गुडविल इज द फ्यूचर प्रॉफिट, और रिजर्व एंड सरप्लस इज द जो आपने रियलाइज प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट दो प्रकार से होगा, तो गुडविल के फॉर्म में, रिजर्व सरप्लस के फॉर्म में। जो भी है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आने से पहले खा के खत्म करिए, या एग्जिस्टिंग पार्टनर खा के खत्म करिए, यही हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद इसको बांट दीजिए, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए न्यू फर्म। बात खत्म। आ जाओ यहाँ पर, आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द इंस्टीट्यूट का मटेरियल, आ जाइए फटाफट से आईसीएमएआई के मटेरियल के अंदर। क्या आप यहां तक साथ साथ हैं? हाँ जी, डन बोलो बेटा, डन। क्या आप यहां तक साथ साथ हैं? यस सर, हम साथ साथ हैं। आ जाओ फिर। हाँ जी, तो आइए जी आइए, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आईसीएमएआई। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है इंस्टीट्यूट का, ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है बेटा। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दे रखा है आपको। एक्स वाई पार्टनर द रेशियो 5:3। जेड एडमिट हुआ 1/5 के लिए, उसने पे करा 80,000 रुपए कैपिटल एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग रिगार्डिंग द गुड्स, सॉरी गुडविल, विच वैल्यूड एट 60,000। तो गुडविल वैल्यू हुई आपके 60,000 रुपए। तो 60,000 का क्या होना था? 60 का क्या होना था? क्या हुआ? नेट इफेक्ट। यही काम करोगे, गुडविल वैल्यूएशन यस से करेंगे। उसके बाद उसके द कैपिटल ऑफ द पार्टनर आर फिक्स। तो फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन में पढ़ा होगा, मैडम ने पढ़ा होगा, या 11th के अंदर पढ़ा होगा कि फिक्स कैपिटल मीन द कैपिटल इज फिक्स व्हिच कैन बी ऑल्टर्ड ओनली इन केस इन टू केसेस। नंबर 1, परमानेंट विड्रॉल इज देयर, और एडिशनल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस। दो केस होता है, या तो हमेशा के लिए जा रहा है, कुछ नया आ रहा है, बात खत्म। इसके अलावा वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? कि जो ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन चेंज कैसे होगा? कुछ कारणों से, या तो आपको कुछ नया प्रॉफिट आ रहा है, कुछ नई कैपिटल आ रही है, कुछ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ रहा है, या एग्जिस्टिंग गुडविल बढ़ रही है। मतलब कि जो सारा ट्रीटमेंट है, सारी ट्रांजेक्शन, फिक्स कैपिटल केस में ट्रांजेक्शन shall not be dealt from the capital account. In case of fluctuating capital, all the transaction will be dealt from the capital account itself. लेकिन जब कैपिटल फिक्स है, तो ट्रांजेक्शन कहां से डील होंगे? करंट अकाउंट से होंगे। यही पढ़ा था 11th 12th सब हम रिवीजन में कर रहे हैं, याद रखिएगा। इट इज नॉट अ रेगुलर क्लास,
ठीक है, यस सर। ऑल एडजस्टमेंट आर टू बी मेड थ्रू द करंट अकाउंट। वो बोल रहा है, नहीं भी बोलता, हम यही करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2023 को। कैपिटल एक्स और वाई की ये है, करंट अकाउंट एक्स वाई है, ये है जनरल रिजर्व है, ये क्रेडिटर, ये प्लांट मशीनरी, ये सन्ड्री, सब बचा मजाक चला, बच्चों वाला क्वेश्चन है। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू हो गया 46 पे, स्टॉक हो गया 96 पे। प्लांट एंड मशीनरी पहले 50 का था तो 4000 से कम हो रहा है, और स्टॉक 96 का हो गया, स्टॉक पहले 90 का था तो 6000 से ये बढ़ रहा है, ठीक है। एक क्रेडिटर था 6000 रुपए का, जो जिसकी डेथ हो गई है, एंड नथिंग टू बी लाइकली टू बी रिसीव टू बी पे, तो 6000 से आपकी जिम्मेदारी कम हो रही है, मतलब आपका फायदा ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रेडिट कम हो रहा है, क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोपोर्शनली एडजस्टेड ऑन द बेसिस जेट्स कैपिटल अर्न शेयर, तो जेट के कैपिटल के बेसिस पे आपको पूरे फर्म की नई कैपिटल निकालनी है। पार्टनर डिसाइड टू मेंटेन द जनरल रिजर्व, तो इन कैपिटल एडजस्टमेंट इसने पहले ही क्वेश्चन में आपको दे दिया, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रिपेयर एंड मेंटेन, पार्टनर डिसाइड टू मेंटेन द जनरल रिजर्व इन द बुक्स, यानी जनरल रिजर्व आपको पता है खीर है, खीर, पकी हुई खीर। मैंने आपसे कहा था पकी हुई खीर दो प्रकार से हो सकती है, या तो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट के फॉर्म में बैलेंस शीट के अंदर हो सकती है, या फिर ये गुडविल के फॉर्म में हो सकती है। तो वो कह रहा है कि नहीं, इसको बांट के मत खाइएगा, इसको मेंटेन करते हुए चलिए, जैसे है ऐसे नहीं बैलेंस शीट के अंदर भी रखते हुए चलिएगा। मैंने कहा ठीक है, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, बैलेंस शीट। आ जाओ फटाफट यहाँ पे, ये है सोल्यूशन आपका, ये है सोल्यूशन आपका। रिवॉल्यूशन अकाउंट आपने बनाया, मैं हमेशा बोलो रेगुलर क्लास के अंदर कैसे करा रखा है, हम सीक्वेंस में करते हैं, क्वेश्चन का उठाते हैं बैलेंस शीट, एक एक पॉइंट करके, जो जो जैसे जैसे जाएगा। अगर हमने क्लास के अंदर करा होगा तो हमने क्या किया होगा, हमने बैलेंस शीट को उठाया होगा, हमको जो दे रखा होगा हम उसको एज इट इज पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। हम ऐसे नहीं करते पहले रिवैल्यूएशन कर लेंगे, फिर कैपिटल बना लेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, ऐसे हम लोग नहीं करते। जैसे जैसे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है वैसे वैसे आप इसको प्लॉट करते हुए चलेंगे। बट इस समय मैं रिवीजन क्लास के अंदर हूँ, तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया होगा, प्लांट इतने से बढ़ा था आपका, स्टॉक इतने से कम हुआ था आपका, क्रेडिटर इतने से कम हो गया था आपका, तो क्रेडिटर आपका फायदा हो गया था, ठीक है। स्टॉक सॉरी बढ़ा था आपका, ये कम हो गया था, प्लांट इतने से कम हुआ था आपका, तो प्रॉफिट आ गया 8000 रुपए का। ये 8000 का प्रॉफिट आपने बांट दिया कहाँ पे, करंट अकाउंट के अंदर, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 5 और 3 में, ठीक। इसके बाद ओपनिंग कैपिटल इतनी थी आपकी, और नई कैपिटल का इंट्रोडक्शन सी का 80,000 रुपए, और जो सीडी है, सीडी आपको दे रखा है उसने, सी की कैपिटल के बेस पे निकालो, ये सी की कैपिटल के बेस पे निकलेगा, एडजस्टेड होगा, ठीक है। इसके बाद प्लांट मशीनरी का ये आपने ट्रीटमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट एज इट इज, डेटर एज इट इज, स्टॉक 96,000 एज इट इज, बैंक 271, ये भी कहां से निकलेगा बताता हूँ। बैंक अकाउंट ये है आपका, बैंक अकाउंट में 30,000 का बैलेंस पहले था, जेड लाया 80,000 रुपए, और फिर करंट अकाउंट से इतना ये लोग और लेके आएंगे, और ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस। सर ये करंट अकाउंट से क्यों लेके आएंगे, क्योंकि आपने कहा था कि पूरी फर्म की कैपिटल जो है वो सी, जो नया पार्टनर है उसके बेसिस पे होना चाहिए। तो 80,000 रुपए ला रहा है 1/5 का, तो फुल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है, 4 लाख है। ये फुल वैल्यू ऑफ फर्म जो 4 लाख है ये इस रेशियो में होनी चाहिए, तो इसकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तो क्लोजिंग कैपिटल शुड बी इतनी होनी चाहिए। और इनका क्लोजिंग ये जो होनी चाहिए, और इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो सीडी आपने निकाल दिया, कैपिटल अकाउंट ये सीडी आपने निकाल दिया, तो 20 का डिफरेंस ये लोग लेके आएंगे करंट अकाउंट से। तो करंट अकाउंट में चला गया, ये इधर आ जाएगा, और करंट अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कहाँ चली जाएगी, बैंक अकाउंट के अंदर, और बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग फिगर जाएगा वो कहाँ चलेगा, बैंक के अंदर। ये है बैंक अकाउंट, और बैंक का बैलेंसिंग फिगर यहाँ से आ जाएगा क्लोजिंग, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2,71,000 बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस क्रेडिटर 6000 से कम होगा तो उसको डाल दे, जनरल रिजर्व को बांटना नहीं था, ऐसे ही रखना था, मेंटेन करना। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग आपको दे रखा 4 लाख रुपए, बात खत्म, करंट अकाउंट आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पता ही है, कितने गुडविल थे, 60,000, क्या होना था इस रेशियो में बांट, तो 60,000 का क्या हुआ, ये रेशियो नेट इफेक्ट आ जाएगा, तो जो भी नेट इफेक्ट आएगा वही जनरल एंट्री पास हो जाएगी। तो जेड डेबिट हुआ, जेड डेबिट टू एक्स टू वाई, क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। नोट ऑन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को आपको बांटना नहीं था, तो जनरल रिजर्व का होना क्या था, जनरल रिजर्व 60,000 का था, इस रेशियो में बटना चाहिए था दोनों को, लेकिन बटेगा नहीं, तो भविष्य कुछ इस प्रकार से है, तो ऐसे ऐसे बटा होगा, तो इसकी भी जनरल एंट्री पड़ेगी, जेड जमा टू एक्स टू वाई। इसी को हम बोलते हैं मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन, इसका तड़का लगा रखा है मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का, क्योंकि ऐसा मेमोरेंडम ऐसा वहां पर ही होता था जहां पर आपसे बोलता है कि आपको जो बैलेंस शीट के आइटम्स है वो नहीं बांटनी है, तो ऐसे केस में हम लोग मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाते थे। इसलिए मैंने कहा मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का तड़का लगाना मत भूलना, यहाँ पर ये वही करना है आपको, ठीक है। फिर क्योंकि पहले क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट थी, तो मैंने आपको फिर कहा था कि काम करो बेटा, पहले कॉन्सेप्ट नंबर 7 कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट यहीं पर सीखा था आपके साथ में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट बेटा क्या कहता था, ये क्या कहता है, कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी फुल वैल्यू ऑफ फर्म है, पूरे फर्म की जो कैपिटल है, उसको सारे पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दो। मतलब ब्रिंगिंग ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म in the ratio of new PSR so that the asset and profit belongs to the each partner should be equal.
मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि ए पार्टनर है, बी पार्टनर, इसका रेशियो 2 है, इसका रेशियो 1 है। ये 2 के लिए 1 लाख लगा के बैठा है, ये 1 के लिए 80,000 रुपए लगा के बैठा है। सोचो सोचो सोचो, एक आदमी जो 2 रोटी खाता है, 2 रोटी का 1 लाख दे रहा है, एक आदमी 1 रोटी का 80 दे रहा है। आपको लगता नहीं ये बी जो है घर पे मार खाता होगा बीवी के हाथ से? बोलो हाँ, ये हाँ। इसकी बीवी क्या बोलती है, भाई नालायक, तू 1 रोटी का 80 पे करता है, सीखो जरा उस ए से जो 2 रोटी खाता है और 1 लाख दे रहा है। तुम 30,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हो 1 रोटी का, ये कह रहा हाँ। तो आपको लगता नहीं इसके साथ अन्याय हो रहा है? आपको लगता नहीं इसके साथ अन्याय हो रहा है? बोलो बेटा, बोलो हाँ या हाँ। ठीक, इसका अन्याय हो रहा है। और आप कौन है? आप है कॉस्ट अकाउंटेंट, आप है चार्टर्ड अकाउंटेंट। बताइए आपका जन्म क्यों हुआ था? आपका इस धरती पे जन्म क्यों हुआ था? आपका जन्म हुआ था सर न्याय करने के लिए। आपका जन्म हुआ था न्याय करने के लिए। आप न्याय करेंगे किसके साथ में? बी के साथ में। आप बी के साथ में न्याय करेंगे। न्याय कैसे करेंगे? आप करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या होता था? ब्रिंगिंग द कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पीएसआर सो दैट द एसेट एंड लायबिलिटीज बिलोंगिंग टू ईच पार्टनर शैल बी इक्वल। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा? मैं कहता हूं भैया देखो देखो देखो, सी तो आ रहा है कितने के लिए? वो कहता है मैं एक हिस्सा खाऊंगा, 70,000 लेके आऊंगा। तो आप पैदा हुए यहाँ पे, देखो आपका जन्म हुआ कॉस्ट अकाउंटेंट, देखो न्याय करेंगे आप, न्याय। तो न्याय कैसे करेंगे? कैपिटल शुड बी एडजस्टिंग पीएसआर। आपने कहा ऐसे के तैसे ही। तुम 2 रोटी खाते हो 1 लाख लगाते हो, वो 1 रोटी खाता है 80 लगाता है। तुम 1 रोटी खाओगे 70 लगाओगे? कुछ नहीं होगा आज के बाद। आज के बाद वही होगा जो मैं करूंगा। आज के बाद वही होगा जो मैं कहूंगा। और मैं क्या करूंगा? मैं न्याय करूंगा बेटा। देखो कॉस्ट अकाउंटेंट आया यहाँ पे चश्मा पहन के, ये न्याय करेगा। ये कहता है कैपिटल शुड बी इक्वल इन न्यू पीएसआर। तो किसको बेस लेंगे सर? बेस किसको लेंगे? बेस लेंगे सबसे बड़े नालायक को। सबसे बड़ा नालायक कौन है? बी। सबसे बड़ा नालायक कौन है? बी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लगा के बैठा है। क्यों सर? क्योंकि देखो एक हिस्से के लिए 80 लगा के बैठा है, ये एक हिस्से के लिए 50 लगा के बैठा है, और ये एक हिस्से के लिए 70 लगा के बैठा है। तो एक हिस्से के लिए सबसे ज्यादा पैसा किसने लगा रखा है? एक हिस्से के लिए सबसे ज्यादा पैसा इस बी ने लगा रखा है। इसने एक रोटी के लिए 80, इसने एक रोटी के लिए 50, इसने एक रोटी के लिए 70। तो बी को बेस लेंगे। तो बी के बेस पे बताओ फुल वैल्यू ऑफ फर्म क्या निकलेगी? 80 लगा रखा है नालायक ने एक रोटी के लिए, तो पूरे फर्म 1/4 है ना इसका रेशो? हाँ, 2 3 और 1 4, हाँ 1/4 के लिए। तो पूरे फर्म की वैल्यू क्या आएगी? 320। 320 को पीएसआर में बांट दो, 320 को पीएसआर में बांट दो, बात ही खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 320 को जब आपने पीएसआर में बांटा, तो अब ये है कैपिटल शुड बी। शुड बी मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए, यही आपकी बैलेंस शीट में जाएगी कैपिटल। तो इसका मतलब जो अभी कैपिटल अकाउंट में जो आप सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आ रहा है, और ये क्लोजिंग जो होना चाहिए, इसका जो बीच का डिफरेंस होगा, या तो कोई ला रहा होगा या कोई ले जा रहा होगा, बाय बैंक टू बैंक, ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इतनी चर्चा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि एक क्लास में खाली कैपिटल एडजस्टमेंट ही होता था क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, हम रिवीजन में है और आपके पास समय कम है, और मुझे सब कुछ रिवाइज कराते हुए चलना है आपके साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है। उसने कहा फर्म है, उसकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2023 की। लाइबिलिटीज आपको दे रखे हैं, एसेट दे रखी है, सन और मून है, मून रिजर्व है, ये है, ये है, प्रॉपर्टी है, कार है, मोर फर्नीचर है, डेटर स्टॉक है, कैश है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सन मून का 3:2 है। उन्होंने प्लूटो को एडमिट किया, इस दिन किया। प्रॉपर्टी मोटर कार ये हो गया, मतलब प्रॉपर्टी आपकी 45 की हो गई और मोटर कार आपका 65 का हो गया। तो प्रॉपर्टी 5,000 10,000 से बढ़ गई है, और मोटर कार आपका 1,000 से कम हो गया है। प्रोविजन बनाना है 5% का ऑन डेटर। ठीक है, डेटर 5% से कम हो जाएगा। ठीक है, इसका प्लूटो शुड पे प्रीमियम फॉर गुडविल 2 साल के लिए गुडविल खरीदनी है। परचेज पर नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, और 3 साल के एवरेज के बेसिस पे, यानी पिछले 3 साल का प्रॉफिट का बेस आपको लेना है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसमें कुछ गलतियां होंगी, वो गलतियां आपको पहले सही करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा, फ्यूचर एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। और उस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बाद में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तब जाके बेटा यहाँ पर हमारी गुडविल निकलते हुए चलेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे एंड राधे। प्लूटो पे करेगा 37,500 कैपिटल का। न्यू पीएसआर आपको निकाल के दे रखा है उसने, 3 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है उसने, और लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट जो है वो ऐसे निकाल रखा है। इसका मतलब गलत प्रॉफिट है। तो ये गलत प्रॉफिट इसलिए क्योंकि ये एडजस्टमेंट हमको यहाँ पे करते हुए चलना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एडजस्टमेंट यहाँ पर होंगी, याद रखना। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। आ जाओ फटाफट से सोल्यूशन में। इनका सोल्यूशन मत देखना, इनका सोल्यूशन देखोगे तो झेल जाओगे। हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 5 कितने आसानी से खत्म हो गया था, देख रहे हो? हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कुछ नहीं था, तुरंत खत्म होता, देखो कुछ नहीं था इसमें। और इनका सोल्यूशन देखो कितना लंबा चौड़ा, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग यार, क्या करते हैं ये लोग भगवान, पता नहीं। ठीक, आओ इधर आओ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, डन 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 डन।
चलते जाओ, रुकना आपका काम नहीं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, तो ब्रिंगिंग इन द कैपिटल इन द न्यू पीएसआर, यही इसका मतलब होता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद न्यू पीएसआर मार दोगे, जो कोई लाएगा कोई ले जाएगा और कुछ होगा, ऐसे कुछ लिखा है। हाँ जी हाँ, सबसे पहले ये लिखेंगे, ये कर देखो 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 देखो, एडमिशन तो कैपिटल मैग्नीफाई होगी, रिटायरमेंट होगा तो वहां पे कैपिटल मेंटेन होगी। कब कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होती है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कब कब वो सिचुएशन है बेटा, कब कब कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होती है। इनमें से कोई भी एक सिचुएशन हो गया। अगर क्वेश्चन ने लैंग्वेज लिखी, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है, ध्यान से मेरी बात समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज है कैपिटल शुड बी एडजस्टेड, या क्वेश्चन की लैंग्वेज है कैपिटल शुड बी न्यू पीएसआर, या क्वेश्चन की लैंग्वेज है नया पार्टनर शुड ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या क्वेश्चन की लैंग्वेज है रिटायरमेंट पार्टनर पेड ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर। अगर क्वेश्चन की कुछ इस प्रकार से लैंग्वेज है तो कैपिटल एडजस्टमेंट होगा ही होगा। तो ऐसे केस में कैपिटल एडजस्टमेंट होगा ही होगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। आ जाओ फटाफट से अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यही है क्या? हाँ जी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है फटाफट से। मोटर कार 1000 से कम हुआ था, प्रॉपर्टी 10 से बढ़ा था, डेटर 1250 का प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को बांट दिया आपने पीएसआर में, कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल आपको ये दे रखे थे, रिजर्व, जनरल रिजर्व, आपके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट बांट के खा लो। इसके बाद नया पार्टनर गुडविल ले और कैपिटल लेके आ रहा था 40,691 रुपए की। ये कैसे निकाला? गुडविल प्लस कैपिटल। याद रखें कैपिटल दे रखा था, गुडविल आपको निकालना पड़ेगा। गुडविल आपको निकालना पड़ेगा, याद रखना कैपिटल दे रखा है, क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया है बेटा। गुडविल आपको निकालना पड़ेगा, वो कितना लेके आया था। और गुडविल का एडजस्टमेंट आपने करा होगा कहाँ पर? नीचे देखो, गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री। तो गुडविल कैसे निकालोगे? पहले फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप निकालोगे। आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा था, ये दे रखा था आपको। ये प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन था बेटा। इसमें कुछ गलतियां थी, जैसे बेड डेट की गलती है 400, यहाँ पर आपने घटा रखा था, आपको जोड़ना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आपने गलत जोड़ रखा था, आपको 50 1250 सही करना पड़ेगा। और इस साल का 1250 अगले साल का ओपनिंग बनेगा तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। फर्नीचर आपने गलत जोड़ दिया, सॉरी गलत परचेज में गलत जोड़ा था, जैसे प्रॉफिट कम होगा तो वापस से जोड़ देंगे प्रॉफिट। आप प्रॉफिट जब आपने, सॉरी जब फर्नीचर परचेज में दिखा दिया आपने, तो आपने डेप्रिसिएशन तो क्लेम करना नहीं होगा, तो डेप्रिसिएशन उसका माइनस होगा दोनों साल का, एक साल का 30, अगले साल का 27, क्योंकि डब्ल्यूडीवी था, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का 2000 से कम था तो आपको बढ़ा दे, ज्यादा ज्यादा था तो माइनस कर दीजिए, और अगले साल का ओपनिंग ज्यादा हो जाएगा तो आपको बढ़ाना पड़ेगा प्रॉफिट को। ओमिशन हुई थी 1000 रुपए की, तो ओमिशन को सही कर दिया, खर्चा माइनस करना भूल गए थे तो सही कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक आपका 1000 से यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका ये प्रॉफिट सही आ गया। इसको एवरेज कर देंगे तो एवरेज ये आ जाएगा। कोई भविष्य का प्रॉफिट, भविष्य का खर्चा था नहीं था, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 12200 का तो गुडविल आ जाएगा। 12762 की गुडविल सन मून और प्लूटो में बढ़ जाएगी। क्रेडिट ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, क्या होगा? न्यू रेशियो न्यू पार्टनर ऑल पार्टनर, ये आ जाएगा एडजस्टमेंट। तो एंट्री क्या आ गई? पी जमा प्लूटो जमा टू एस टू एम, ये आ गया आपका गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री। यही आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देनी है, यही आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देनी है। तो प्लूटो 3191 टू सैम टू सन, सैम जो भी है, और यहाँ पर जाएगा बाई पी सन और मून, ठीक है। यहाँ से आपको निकल जाएगा सीडी, ये सीडी यहाँ चला जाएगा कैपिटल में, ये ऑलरेडी चेंज नहीं होगा, जिसमें चेंज है कुछ है नहीं। इसमें चेंज था, ये चेंज था, ये चेंज था, बाकी में कोई चेंज था नहीं, और आपको बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैश में एक भूल जोड़ना मत भूलना, 40,691 जो नया पार्टनर गुडविल प्लस कैपिटल लेके आ रहा है। और कैपिटल में बेटा 40,691 लेना, तुम सिर्फ वही लोगे जो क्वेश्चन ने दे रखा है। तुम गुडविल जोड़ना भूलोगे और तुम गलत करोगे, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट ने भी गलत ही कर रखा है। ठीक है सर। एक इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 10 आता है, रिलीफ टू आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर को रिलीफ का मतलब क्या होता है? ये हम रिटायरमेंट, हाँ रिटायरमेंट के एक दो क्वेश्चन कर लें। रिटायरमेंट क्वेश्चन करने की जरूरत है यार? रिटायरमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि जो एडमिशन में है वही रिटायरमेंट के अंदर कॉन्सेप्ट है, बस वहां पे जा रहा होगा। तो आप फटाफट से रिटायरमेंट का ये क्वेश्चन देख लें। हाँ सर देख लीजिए। तो रिटायरमेंट यहीं से करा दूं? हाँ सर यहीं से करा दीजिए, वेरी वेरी गुड। चलो, पी क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट लो इक्वली, आर डिसाइड टू रिटायर, आर रिटायर हो गया तो आपको एसेट लायबिलिटी दे रखा, तो सबसे पहले उस दिन क्या करेंगे? गुडविल आपको दे रखी 93, तो 93 का क्या होना था? 93 का क्या होना था, क्या होगा? नेट इफेक्ट, मतलब तीनों में बटना था पी क्यू आर में। अब आर जा रहा है तो पी क्यू, देखो बटना तीनों में था लेकिन आर तो जा रहा है, तो भविष्य में जब प्रॉफिट एक्चुअल में होगा पी और क्यू अकेले खा रहे होंगे, तो बटना तीनों में था, लेकिन जिस दिन बटेगा उस दिन आर तो होगा नहीं, तो कौन कौन खाएगा? पी और क्यू खाएंगे। तो क्या होना था? तीनों बटा था, क्या होगा? दो बटेगा, नेट इफेक्ट निकाल लोगे? यस सर निकाल लेंगे, ठीक है। और उसका बिल्डिंग इंक्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड इन वैल्यू, इट बीइंग एग्रीड 1,05,600 प्लांट एंड मशीनरी वाज रिवैल्यूड एट द 1,05,000 रुपए। इट वाज एग्रीड टू प्रोवाइड 6% इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आपको बनाते हुए चलना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हुए चलेंगे। प्लांट मशीन जितने से कम हो रही, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लैंड बिल्डिंग इतने से बढ़ रही है, आपका यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को यहाँ पे मैं कहता हूँ हमेशा ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको बांटो सीधे, इसको बांटो सीधे यहाँ पे ऐसे, और
तो पीएसआर आपका साइलेंट है, पीएसआर साइलेंट होगा तो इक्वल बढ़ जाएगा, तो इक्वल आपने बांट दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा था, बाय बीडी आपने ले लिया। इसका गुडविल 93 की गुडविल का क्या होना था, क्या होगा नेट इफेक्ट, उस गुडविल को आपने एडजस्ट कर दिया, उस गुडविल को आपने बांट दिया होगा, ठीक। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो बैलेंस है, कहीं पर लिखा नहीं कैश पे हो रहा है, कहीं पर नहीं लिखा बेटा कि रिटायरिंग पार्टनर को आप पे कर रहे हो, कहीं पर नहीं लिखा, तो इसलिए जो भी उसका बैलेंस होगा पे नहीं होगा, वो आप कहाँ डालोगे, लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। लोन अकाउंट आपके लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी, और आपकी लाइबिलिटी में लोन अकाउंट यहाँ पर बैलेंस में लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। बाकी कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं है, आपकी बैलेंस शीट डन डनाडन यहाँ पे टैली करें। गुडविल का एडजस्टमेंट इन लोगों ने गलत कर रखा है, गुडविल का एडजस्टमेंट आपके इंस्टीट्यूट ने गलत कर रखा है। प्लीज 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 गुडविल को सही निकाल लेना, गुडविल को बेटा सही निकाल लेना। ये गुडविल का एडजस्टमेंट है बाय PNQ 31,000 रुपए, ठीक है, ये गुडविल का एडजस्टमेंट है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, डन डनाडन डन, ठीक है। तो गुडविल इन्होंने पता नहीं क्या ट्रीट करते हैं लोग, गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा गलत करते हैं। तो 93 की गुडविल है, तो 93 का क्या होना था, क्या हुआ नेट इफेक्ट, ये आप कैलकुलेट करोगे जैसे मैंने क्लास के अंदर आपको कराया हुआ है, चलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सेम हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फटाफट से। ए बी सी पार्टनर थे इन द रेशियो 5:4:3। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आपको दे रखी है 31 मार्च 2023 की, कुछ इस प्रकार से। कैपिटल अकाउंट आपको ए बी सी का दे रखा है इतना इतना इतना, और क्रेडिटर आपको दे रखे हैं। गुडविल ये है एग्जिस्टिंग गुडविल, मेरी बात समझिएगा, ये बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल है, और एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब आगे से कुछ भी लिखा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इंस्टीट्यूट देखो यहाँ पर लिखा गुडविल वाज टू बी वैल्यूड फॉर 2 ईयर, परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट 5 ईयर का आपको प्रॉफिट दिया होगा कहीं पे, ठीक है, या नहीं दिया तो निकाल के दिया उसने। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इतना ये तो कहीं पे लिखा होगा। तो गुडविल की वैल्यू 56,800 दे रखी, फिक्सचर आपको दे रखा 10,980 का। भाई साहब जो गुडविल की वैल्यू मुझे 56,800 निकाल के दे रखी है, और फिक्सचर आपने अलग से बोला, तो फिर ये क्या है, ये कौन सी गुडविल है, ये भविष्य का प्रॉफिट वाली गुडविल की बात हो रही है, ये भविष्य का प्रॉफिट वाली गुडविल की बात हो रही है बेटा, ये और ये इसका कोई लिंक नहीं है। तो आपके इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है ना, इसने सोल्यूशन गलत कर रखा है। मैं अगर आपकी बात करूं, इन नलायकों ने क्या कर दिया, इन नलायकों ने क्या कर दिया, इन्होंने इस गुडविल को रिवैल्यू कर दिया, और गुडविल को 16,800 से डेबिट कर दिया। ये कहते हैं कि गुडविल 40 की थी और 56,800 की हो गई 1600। अरे बेवकूफ लोग हैं कसम से। एग्जिस्टिंग गुडविल मींस व्हाट, फ्रिज में रखी हुई खीर। भाई फ्रिज में रखी हुई खीर का क्या होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में खा के खत्म करता है, बात खत्म। और जो गुडविल है ये 56,800, इस 56,800 का क्या होगा, 56,800 का क्या होना था, ओल्ड रेशियो, क्या होगा न्यू रेशियो, नेट इफेक्ट, ये आप निकालेंगे, यहां से आपकी जर्नल एंट्री निकल जाएगी, और उसी को आप अपने कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दोगे, ठीक है। यही इन्होंने यहाँ पे गलत कर रखा था, बाकी तो सब कुछ ठीक है, बस ये आपको करते हुए चलना है। दूसरी बात, जो नेट प्रॉफिट इन्होंने आपको दे रखा है 48,000 रुपए का लास्ट 31 मार्च 23 का, वो भी गलत है। वो 48 में ये कहते हैं कि बी को 4,4 का बोनस मिलना चाहिए था इन कंसिडरेशन ऑफ हिज वर्क, और जो बटना था वो 3:4:1 बटना 1:4:21 से लेके अभी तक ये किस रेशियो में बांट रहे थे, ये 5:4:3 में बांट रहे थे, जो कि गलत बटा है। तो रेट्रोस्पेक्टिवली ये चेंज होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली ये चेंज होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली ये जो आपका रेशियो था इसको चेंज करेंगे। तो उनका कहना है कि भैया 48 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, इसमें 4,000 का प्रॉफिट पहले हमें सी को बांटना था, ठीक है, 4,000 का प्रॉफिट हमको पहले सी को बांटना था, तो 44 का प्रॉफिट आना था। ये 44 का जो प्रॉफिट है ना भाई साहब, ये जो 44 का प्रॉफिट है, ये 44 का प्रॉफिट अब कैसे बटेगा, ये अब बटना है आपका 3:4:4 में। तो ये कैसे करोगे, अभी तक आपने 48 प्रॉफिट है, तो 48 को जब हुआ होगा, ये 48 आपने कैसे बांटा होगा, इस 48 को आप ऑलरेडी तीनों बांट चुके होंगे, इस 48 को आप तीनों में 5:4:3 के रेशो में बांटा होगा, तो वापस ले लो, वापस ले लो। तो आपने प्रॉफिट बांटा होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा आपने, रिवर्स कर दीजिए, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो गलत बांटा था उसको रिवर्स कर दीजिए। अब क्या बटेगा, अब 44 बटेगा किस रेशियो में, इस रेशियो में, और आज के बाद आपका रेशियो यही रहेगा। अब यही आपका ओल्ड रेशियो हो जाएगा आज के बाद, रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1/4/2021, ठीक है। यस सर, गुडविल का ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट ने गलत कर रखा है, मैंने सही वाला आपको क्लास के अंदर करा रखा है, वही आपको करते जाना है। जो क्लास का सोल्यूशन है वही एग्जाम में छापना है आपको, इनका सोल्यूशन नहीं करना। उसके बाद इन्होंने कहा न्यू रेशियो आपको दे रखा 3:2 का, और फिर ये कहता है कि आपने डिसाइड टू एलिमिनेट द गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट। बेवकूफ लोग हैं, बताओ। अब तुम गुडविल को हला, अरे भाई गुडविल तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगी, एग्जिस्टिंग गुडविल तो अपने आप खत्म हो जाएगी ना।
एग्जिस्टिंग गुडविल तो ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी और नई गुडविल को हम कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में बांटते हैं, तो बैलेंस शीट तो गुडविल जाएगी नहीं। तो तुम किसको एलिमिनेट करने की बात कर रहे हो भाई? तुम किसको एलिमिनेट करने की बात करो? तो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग कैसी की तैसी कर रखी है, ठीक है। और रिवाइज्ड वैल्यू आपने क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेटर को 2% से बढ़ाना है, कब? उसके जाने के बाद। तो ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का था? मेरे ख्याल से 4% का था इस क्वेश्चन में, जहां तक मुझे याद है 2% का था, सॉरी 2% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल ऑलरेडी आप बना चुके होंगे, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ चुका होगा, रिवैल्यूएशन आप बांट चुके होंगे। जब पुराने पार्टनर का काम तमाम हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, अब वो कहते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 6 कर दो, मतलब 4% से और बढ़ा दो। तो 4% से, जब 4% से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ेगा, तो 4% से बेटा मेरा नेट प्रॉफिट यानी पीएनएल सस्पेंस कम हो जाएगा, यानी नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैपिटल में आप डेबिट करोगे कितने से? इतने अमाउंट को, कितने अमाउंट को? इस 4% को। लेकिन इसको कौन खाएगा? ये किसका हक है? इसके जिम्मेदार कौन? जो रिमेनिंग पार्टनर है। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए तो चला गया, तो रिमेनिंग सर बी और सी है। तो बी और सी के घर पे, बी और सी के घर पे ये 4% बी और सी के न्यू रेशियो में 3:2 में आपको कम करना पड़ेगा, मतलब कि कैपिटल से माइनस कर देना है, ठीक है। तो एम्बिगुअस क्वेश्चन था ये, दिक्कत इस क्वेश्चन में, मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में सोल्यूशन अपना दे रखा है। लास्ट में हमारा बैलेंस शीट, इनका बैलेंस शीट सब टैली करेगा, बट इनका तरीका टोटली गलत है, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। बस और कुछ है नहीं इसमें, बाकी क्वेश्चन आप कर लिए जाओगे, ऐसा सब बच्चों वाले हैं। ये तो 12th क्लास का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 12th क्लास का डीके गोयल, 12th क्लास में आपकी जो बुक चलती थी उसी बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस आ जाओ इसके बाद में, आ जाइए इसके बाद में। एक कॉन्सेप्ट आपका होता है रिलीफ टू आउटगोइंग पार्टनर। रिलीफ टू आउटगोइंग पार्टनर, इसको हम बोलते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 37। जब भी कोई पार्टनर आपके फर्म से जा रहा होता है, या तो उसका रिटायरमेंट हो रहा होगा या उसकी डेथ हुई होगी, तो आपने क्या किया ना, उसका जो कैपिटल का पैसा बैलेंस बचता था वो अभी आपने उसको पे नहीं कर रखा है, वो आपने उसको पे नहीं कर रखा है। और अगर उसको पे नहीं कर रखा है तो उसका जो पैसा है बेटा, उसका जो कैपिटल का रिमेनिंग अमाउंट है, इसका मतलब आप उसको यूज कर रहे हैं इन बिजनेस। और जब आप यूज कर रहे हैं बिजनेस, तो इसका मतलब आप उसके पैसे पर ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसका मतलब जब उसके प्रॉफिट और पैसा कमा रहे हैं, तो उसका हक उसको देना पड़ेगा, या उसकी बीवी को देना पड़ेगा, यस सर देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते थे कि अगर आपने उसके ड्यूज उसको अभी तक नहीं पे कर रखे हैं, और उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको अभी तक आप उस पर कोई ब्याज नहीं देते हो, तो भाई साहब इसका मतलब आप उसके पैसे पर कमाई कर रहे हो। तो कम से कम 6% का इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और उसके जाने के बाद जो प्रॉफिट है वो आपने टोटल इतने पे कमाया होगा, तो उसके पैसे पर कितना कमाया, तो जो भी उसके पैसे प्रोपोर्शनल प्रॉफिट का हिस्सा बनता है, मतलब कि प्रॉफिट कमाया आपने आउटस्टैंडिंग कैपिटल प्लस टोटल कैपिटल प्लस गुडविल, इतने पर कमाया इतना, तो उसके आउटस्टैंडिंग कैपिटल जो उसका बैलेंस आपके पास पड़ा उस पर आपने कितना कमाया, ठीक है। हम रिवीजन कर रहे हैं, इन डेप्थ मुझसे मत पूछना लॉजिक रीजनिंग क्या है इसकी, ठीक है। रेगुलर क्लास में सारी चीज डिस्कस करी है मैंने आपसे। इन दोनों में बेटा जो ज्यादा होगा हाइयर, यानी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये, और पोस्ट रिटायरमेंट प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये, विच एवर इज हाइयर, जो ज्यादा होगा वो आप उस पार्टनर को, मतलब आउटगोइंग पार्टनर को देंगे। अगर वो डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल हायर को मिलेगा, और डेथ नहीं हुई तो उसी को मिलेगा। इसे बोलता है रिलीफ अंडर सेक्शन 37, और रिलीफ शैल बी द हायर ऑफ 6% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और पोस्ट रिटायरमेंट और पोस्ट डेथ प्रॉफिट ऑन प्रोपोर्शनेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इन दोनों में से जो हायर होगा, ठीक है। तो वेन एवर एनी पार्टनर रिटायर्स और एक्सपायर, देन ही शुड बी गिवन ऑल हिज ड्यूज अपॉन द रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। इन केस पार्टनरशिप इज फॉर्म अनेबल टू पे हिज ड्यूज, आउटगोइंग पार्टनर शुड गेट रिलीफ अंडर सेक्शन 37। दिस रिलीफ इज ग्रांटेड इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। ये रिलीफ कब मिलती है? जब आपने उसका पैसा उसको पे नहीं कर रखा है, ड्यूज आर नॉट पेड बाय द फर्म, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो उसका है उस पर उसको कोई भी इंटरेस्ट आप पे नहीं करते, तो 37 बीच में टांग अड़ाएगा और कहेगा इन दोनों में जो ज्यादा आएगा वो उसको पे करना पड़ेगा। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू आउटगोइंग पार्टनर अकाउंट, क्योंकि इसका हिस्सा कौन खा रहा है? ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है यही तो खा रहे हैं, तो इनके घर से डेबिट करो और इसको पे कर दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नो रिलीफ शैल बी अलाउड, आप कोई भी रिलीफ नहीं दोगे। रिलीफ कब नहीं दोगे? अगर आप उसको ऑलरेडी इंटरेस्ट दे रहे हैं, या ऑन द डेट ऑफ डेथ अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, या आउटगोइंग पार्टनर को आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो फिर कोई भी रिलीफ यहाँ पर उसको नहीं मिलेगी। ये पूरी फोटो मैंने आपको यहाँ पे समझा रखी थी, अगर ये फोटो आपको समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो देखो एक बार, ठीक है। क्या ये फोटो दिख रही है आपको? अरे यार नहीं दिख रही है, अब दिख रही है, अब दिख रही है, हाँ जी दिख रही है फोटो, हाँ दिख रही, अब दिख रही है, ये लो ना, हाँ जी। अब देखो, तो ये
पार्टनर था आपका, ये चला गया, इसकी डेथ हो गई, इसको पेमेंट हुआ नहीं, तो इसके पैसे को आपने फर्म ही रखा, तो फर्म ने यूज किया बिजनेस में, तो कमाई करी। तो इसका मतलब इसकी कमाई पे अब आप क्या करो, इतनी कमाई करी आपने इसके जाने के बाद में, तो पोस्ट रिटायरमेंट आपने कितनी कमाई करी, इतनी कमाई करी, इतने पैसे को लगा के, तो उसके पैसे को लगा के आपने कितनी कमाई करी, तो ये हमने यहाँ पे निकाला था, और इसका हिस्सा इसको देना पड़ेगा। तो 6% आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और ये इसका जो हिस्सा है वो हिस्सा विच एवर इज हायर शैल बी पेबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। डन, 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 यस सर, डन, डन, डन। इसका कॉन्सेप्ट ऑफ जीएलपी आया था। जीएलपी को मैंने आपसे कहा था कुछ नहीं होता, जीएलपी का इंश्योरेंस है जो कि जॉइंटली फॉर्म ने ले रखा है, किसके लिए? अपने पार्टनर्स के लिए। बस जीएलपी की दो बातें थी आपकी, अगर पार्टनर्स की मृत्यु होती है तो जीएलपी आपके लिए क्या बन जाएगा? लाइक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और अगर जीएलपी रियलाइज, जीएलपी रिजर्व आप क्या करोगे? पार्टनर्स में बांट दोगे, बात खत्म। ठीक है। इन केस ऑफ डेथ जीएलपी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्ट इन पीएसआर, पॉलिसी अमाउंट शुड बी डिक्लेयर्ड एज एन एसेट ऑफ द फर्म, और सरेंडर वैल्यू किसी काम की। भाई डेथ हो चुकी तो सरेंडर वैल्यू किसी काम की नहीं होती थी, लेकिन अगर एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, उस केस में जो चेंज इन पीएसआर हो रहा है, तो सरेंडर वैल्यू मेरे काम की है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी नहीं, क्योंकि डेथ तो हुई नहीं है। तो सरेंडर वैल्यू मेरी एसेट बन जाएगी, और आपका पॉलिसी अमाउंट इररिलेवेंट हो जाएगा, और पीएसआर में जेएलपी रिजर्व को आप यहाँ पे बांटते हुए चलोगे। ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा रखी थी, अब एज सच नॉट रिलेवेंट। यहां से आ जाएगा आपका एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। यहां से आपका आ जाएगा एडवांस कॉन्सेप्ट, जिसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा अगली क्लास के अंदर, क्योंकि ज्यादा वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाएगा। तो कल मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यहां से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अमेलगमेशन ऑफ फर्म, सेल टू कंपनी से। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। तो यहां से कल मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक, और इसी के साथ कल इसके बाद आपका पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा। ठीक है, इसी के बाद आपका पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, तो वो भी मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करते हुए चलूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, ये है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, तो कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, आपके क्या नाम है, डिसोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, डिसोल्यूशन, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन और अमेलगमेशन ऑफ फर्म। तो छोटे छोटे टॉपिक है, यानी एक क्लास के अंदर ये भी रिवाइज आपका होते हुए चलेगा। और इस अटेम्प्ट के लिए मैं आपसे फिर बोलूंगा, रिटायरमेंट पे थोड़ा फोकस करेगा, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन के अंदर फोकस करेगा, क्योंकि सेल टू कंपनी और सेल टू कंपनी आ चुका है पिछले अटेम्प्ट में, तो या तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन या डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट, इसके आने की उम्मीद ज्यादा है। डिसोल्यूशन और पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, शायद इस बार के अटेम्प्ट में, वैसे जो भी बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, बस ये मेरा एक एस्टिमेट है कि शायद ये आ सकता है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको लगता है आपको रिकॉल हो रहा है, जरा सा भी आपके रिवीजन में आपको थोड़ा सा भी कुछ भी हेल्प मिल रही है, आपका क्या नाम है, थोड़ा सा बूस्ट हो रहा है आपका रिवीजन, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल में अभी तक नए हैं या सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में।